बिल्कुल भाई, टेंशन मत लो। यूपीएससी 2026 के लिए फोकस एकदम शार्प रखते हैं। मैंने पूरे कंटेंट को इतने एटॉमिक लेवल पार्ट दूंगा कि तुम्हें एक-एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 डीप एनालिसिस ऑफ एनबीएफसी सीएस। कमर्शियल बैंक्स इंग्लिश। भाई, बैंक और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दोनों पैसे का लेन-देन करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और रूल्स अलग होते हैं। इनके मेन डिफरेंसेस को समझते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस सुरक्षा का मामला। जब तुम किसी कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई या एचडीएफसी में पैसे जमा करते हो, तो वो डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंदर इंश्योर होता है। इसका मतलब है अगर बैंक डूब गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर एनबीएफसी डूबी तो तुम्हारा पैसा रिस्क है। इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर कैश का भंडार। कमर्शियल बैंक को आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज सीआरआर कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना है पड़ता है। इस बार बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एनबीएफसी के लिए सीआरआर मेंटेन करना कंपल्सरी नहीं है। हाँ, कुछ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, पर सीआरआर वाला रूल में लागू नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। क्रेडिट कार्ड का पावर। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ बैंक हाई क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। कमर्शियल बैंक तो डायरेक्ट इशू करते हैं, लेकिन एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है। या तो वो किसी बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड मॉडल कार्ड निकालती है, या फिर आरबीआई से स्पेशल कमीशन लेकर खुद भी कर सकती है। इसलिए ये कहना कि एनबीएफसी कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स गलत है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। एक लाइन में चेक करता हूं कि ऊपर जो मैंने समझाया वो तुम्हारे दिमाग में कितना बैठा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। क्यों? With reference to the differences between non-banking financial companies (NBFCs) and commercial banks, consider the following statements. I. Unlike commercial banks, deposits in NBFCs are not insured. 2. Unlike NBFCs, all commercial banks are mandated to maintain cash reserve ratio (CRR). 3. Unlike commercial banks, NBFCs cannot issue credit cards. Which of the statements given above are correct? A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I, 2 and 3. Part 3. Final answer and top level summary. Correct answer. A. I and 2 only. Top level recall points. Insurance. Bank equals protected. DICGC 5 rupees and NBFC equals no protection. CRR. Bank equals must maintain as per RBI Act. NBFC equals not required. Credit cards दोनों कर सकते हैं. NBFCs usually need special approval और co-branding. Check power. एक और पॉइंट याद रखना. NBFCs अपने खुद के नाम पर चेक इशू नहीं कर सकती, जबकि बैंक्स कर सकते हैं. Part 4. Current affairs and do you know the surface story. भाई, आरबीआई ने इस बार गवर्नमेंट को 2.11 लाख रुपए फ्लो एज पर लेटेस्ट डेटा आपके टेक्स्ट में 2 रुपीस 69 पैसे एससीआर मेंशन है कॉन्टेक्स्ट के लिए का सर्विस ट्रांसफर किया है। यह अब तक का हाईएस्ट है। करंट अफेयर्स आरबीआई सर्विस ट्रांसफर एक्सप्लेन ट्वाइस फॉर मेमोरी। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। आरबीआई हर साल जो कमाता है फॉरेन बॉन्ड से इंटरेस्ट करेंसी एक्सचेंज सिंगरेज उससे अपना खर्चा निकालकर और एक सेफ्टी बफर सीआरडी रखकर बाकी बचा हुआ पैसे गवर्नमेंट को दे देता है। इसे सरप्लस कहते हैं, डिविडेंड नहीं, क्योंकि आरबीआई कोई कंपनी नहीं है। इस बार फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पर बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है, इसलिए ट्रांसफर अमाउंट रिकॉर्ड रेटिंग है। सेकंड एक्सप्लेनेशन दिमाग में सेट करने के लिए आरबीआई जो कमाता है उससे अपना खर्चा निकालता है और एक सेफ्टी नेट सीआरडी बनाता है। इस सेफ्टी नेट सीआरडी का रेंज 4.5% से 5.5% या 6.5% के बीच होना चाहिए एज पर बीमा कमेटी। इस साल आरबीआई ने बचा हुआ सारा सरप्लस पैसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज सेल्स और इंटरेस्ट से बहुत मोटी कमाई हुई है। डू यू नो सेक्शन एटॉमिक डिटेल्स इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना सरप्लस गवर्नमेंट को देना है। बीमा कमेटी ने कहा था कि हर 5 साल में इस फ्रेमवर्क को रिव्यू करो। ईसीएफ के बेसिस पर हाई सरप्लस डिसाइड होता है। सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट इसी सेक्शन के तहत आरबीआई अपना सरप्लस गवर्नमेंट को देता है। सेक्शन 47 मतलब सरप्लस ट्रांसफर का रूल। सेक्शन 7 द पावरफुल क्लॉज गवर्नमेंट इस सेक्शन का यूज करके आरबीआई गवर्नर को पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन दे सकती है। यह बहुत कंट्रोवर्शियल और पावरफुल सेक्शन है। सेक्शन 7 मतलब गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल। टैक्स एक्सेंप्शन आरबीआई को इनकम टैक्स सुपर टैक्स या वेल्थ टैक्स नहीं देना पड़ता। सेक्शन 48 आरबीआई की कमाई टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 48 मतलब नो टैक्स फॉर आरबीआई। हिस्ट्री टिप आरबीआई 1935 में बना, कोलकाता से मुंबई 1937 में शिफ्ट हुआ और 1949 में नेशनलाइज सरकारी हुआ। 1935 बर्थ टू 1937 मुंबई टू 1949 नेशनलाइजेशन। भाई कंटेंट एकदम क्लियर है। अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो या और डिटेल चाहिए हो तो तुरंत बता। भाई मैसेज और क्लियर है। पहले वाले रिस्पांस में अगर तुम्हें लगा कि डेप्थ कम थी तो अब मैं डीप डाइव मोर ऑन कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को एटॉमिक लेवल पार्ट दूंगा और हर लाइन को दोबारा लिखूंगा इंग्लिश में ताकि तुम्हारे दिमाग में वो परमानेंट सेट हो जाए। यूपीएससी 2026 के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पार्ट 1 एनबीएफसी रेगुलेशन डीप एटॉमिक एक्सप्लेनेशन। भाई हर एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। कौन किसके अंदर आता है ये समझना बहुत जरूरी है। कौन इन्वेस्टमेंट कंपनीज किस ये वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ दूसरी कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये सिस्टम की इंपॉर्टेंट है बड़ी कंपनीज तो इनका बाप आरबीआई है। सिस्टम की इंपॉर्टेंट को आरबीआई रेगुलेट करता है। सिस्टम की इंपॉर्टेंट को आरबीआई रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स भाई म्यूचुअल फंड्स का काम शेयर मार्केट से जुड़ा है। इसलिए इनका रेगुलेटर आरबीआई नहीं बल्कि सेबी है। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है आरबीआई नहीं। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है आरबीआई नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज एलआईसी या एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनीज के लिए एक अलग बॉडी बनी है जिसे आईआरडीआई कहते हैं। आरबीआई का यहां कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीआई रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीआई रेगुलेट करता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आज ये वो कंपनीज हैं जो बैंक से बैड लोन्स एनपीए खरीदती हैं। इनको रेगुलेट करने की पावर आरबीआई के पास है सिर्फ इसी एक्ट के अंदर। आपको आरबीआई रेगुलेट करता है एसआरएफएएसआई एक्ट के तहत। आपको आरबीआई रेगुलेट करता है एसआरएफएएसआई एक्ट के तहत। Part 2 check your knowledge question. Q2 how many of the following categories of NBFCs fall under RBI regulation? I core investment companies. 2 mutual funds. 3 insurance companies. IV asset reconstruction companies. Select the correct answer. A only 1, B only 2, C only 3, D all 4. Part 3 answer and master explanation. Correct answer B only 2 and IV. Top level summary RBI किस और आपको देखता है SEBI म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को देखता है IRDAI इंश्योरेंस को देखता है यूपीएससी यहां तुम्हें कंफ्यूज करेगा बस ये याद रखना कि हर फाइनेंस वाली चीज आरबीआई की नहीं होती। पार्ट 4 करंट अफेयर्स रेपो रेट कट एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। भाई ये सेक्शन बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये इकोनॉमिक डायनामिक्स का है। 1 रेपो रेट कट 50 बिट्स पर सेकंड। एमपीसी ने रेपो रेट को 5.50% कर दिया है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए। रेपो रेट घटने से लोन सस्ते होंगे और ग्रोथ बढ़ेगी। रेपो रेट घटने से लोन सस्ते होंगे और ग्रोथ बढ़ेगी। 2 सीआरआर रिडक्शन 100 बिट्स पर सेकंड। आरबीआई ने कहा कि बैंक को अब कम पैसे कैश में रखना होगा ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा हो लोन देने के लिए। सीआरआर कम होने से बैंक के पास ज्यादा पैसा लिक्विडिटी आएगी। सीआरआर कम होने से बैंक के पास ज्यादा पैसा लिक्विडिटी आएगी। 3 एक्सपेंशनरी पॉलिसी मिक्स जब आरबीआई रेट कट करे मॉनेटरी और गवर्नमेंट टैक्स कट करे फिस्कल तो वाइज एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मकसद डिमांड और जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना होता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मकसद डिमांड और जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना होता है। 4 पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस अगर गवर्नमेंट और आरबीआई साथ मिलकर काम ना करें तो एक ही पॉलिसी दूसरे के असर को खत्म कर सकती है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। पार्ट 5 डू यू नो मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स एटॉमिक डिटेल्स। रेपो रेट वो रेट जिस आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रेपो रेट पर आरबीआई बैंक को लोन देता है। एसटीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। ये रिवर्स रेपो की जगह लचक है। एसटीएफ बिना सिक्योरिटी वाला मैकेनिज्म है लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने का। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी में बैंक जब अपना एसएलआर कोटा यूज करके लोन लेते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेनल रेट देना पड़ता है। एमएसएफ एक इमरजेंसी लोन रेट है जो रेपो से 0.25% ज्यादा होता है। बैंक रेट ये सेक्शन 49 के अंदर आता है और लॉन्ग टर्म लेंडिंग या बिल्स डिस्काउंट करने के लिए होता है। बैंक रेट सेक्शन 49 के अंदर आता है और एमएसएफ के बराबर होता है। सीआरआर एसएलआर सीआरआर सिर्फ कैश में होता है। आरबीआई के पास एसएलआर कैश गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है बैंक के खुद के पास। सीआरआर आरबीआई के पास कैश है एसएलआर बैंक के पास लिक्विड एसेट्स हैं। सेक्शन 7 ये सेक्शन 47 सेक्शन 7 गवर्नमेंट को पावर देता है आरबीआई को ऑर्डर देने की। सेक्शन 47 सरप्लस ट्रांसफर की बात करता है। सेक्शन 7 मतलब ऑर्डर सेक्शन 47 मतलब सरप्लस। भाई अब बात डेप्थ और रेपिटेशन सही है कुछ भी छूटे तो नहीं। अगला टॉपिक दीजिए मैं रेडी हूं।
भाई तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्ट है। मैं एनवायरमेंट की एक ऐसी माइक्रो यूनिट उठा रहा हूं जो यूपीएससी की फेवरेट है और जहां से हर साल बम्पर के सवाल आता है। वेटलैंड्स इकोलॉजी, कंजर्वेशन एंड रामसर कन्वेंशन। इसके बाहर ना शंकर आईएएस में कुछ मिलेगा, ना किसी कोचिंग नोट्स में। मैं इसका एटॉमिक पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। पार्ट 1 यूनिवर्सल बैंक रेगुलेटरी लॉजिक डीप लेवल। पहले तुम्हारे क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। लाइसेंस की मैंडेटरी चार्ट। इंडिया में कोई भी बैंक यूनिवर्सल स्मॉल फाइनेंस या पेमेंट बिना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के लाइसेंस के एक कदम भी नहीं चल सकता। बैंकिंग लाइसेंस मैंडेटरी है, इसके बिना बैंक स्टार्ट नहीं हो सकता। बैंकिंग लाइसेंस मैंडेटरी है, इसके बिना बैंक स्टार्ट नहीं हो सकता। शेड्यूल स्टेटस का पावर। जब बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जगह मिलती है तभी यूज्ड शेड्यूल बैंक कहते हैं। इसके बाद हाई यूज आरबीआई से रेपो, एलएएफ और एमएसएफ के अंडर उधार लेने का हक मिलता है। शेड्यूल स्टेटस मिलने के बाद हाई आरबीआई से लिक्विडिटी पे ली जा सकती है। शेड्यूल स्टेटस मिलने के बाद हाई आरबीआई से लिक्विडिटी पे ली जा सकती है। करेक्ट सीक्वेंस। पहले लाइसेंस बीआर एक्ट 1949 तो फिर शेड्यूल स्टेटस आरबीआई एक्ट 1934 तो फिर एलएएफ रेपो एक्सेस। लाइसेंस पहले शेड्यूल स्टेटस बाद में एक्सेस सबसे आखिर में। लाइसेंस पहले शेड्यूल स्टेटस बाद में एक्सेस सबसे आखिर में। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। Q3 which of the following best describes the regulatory position of a universal bank in India? A universal bank may operate without a banking license, but once scheduled, it gains access to RBI liquidity. B a universal bank only needs to be included in the second schedule. C a universal bank must obtain a banking license under BR Act, and only after becoming a scheduled bank can it access RBI liquidity like repo, LAF. D a universal bank is restricted from accessing any RBI liquidity mechanisms. Part 3 answer and key logic. Correct answer C master logic. बिना लाइसेंस के दुकान नहीं खुलेगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बिना शेड्यूल के आरबीआई हेल्प नहीं करेगा, आरबीआई एक्ट। यूनिवर्सल बैंक मतलब वो बैंक जो सब कुछ करे, रिटेल प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट वेटलैंड्स एंड रामसर द अल्टीमेट गाइड। भाई आप ध्यान से पढ़ना, ये एटॉमिक लेवल डिटेल्स हैं। एक एक लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 1 डेफिनेशन। वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड वो जगह है जहां जमीन पानी से ढकी होती है, कम से कम साल के कुछ हिस्से में। ये शैलो उथला पानी होता है, गहरा समुद्र नहीं। वेटलैंड में पानी की डेप्थ लो टाइप 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेटलैंड में पानी की डेप्थ लो टाइप 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 रामसर कन्वेंशन द ग्लोबल लॉ। ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुआ था। ये एक लॉ की ऐसी ट्रीटी है जो किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम वेटलैंड्स के लिए बनी है। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ और इंडिया ने इसे 1982 में ज्वाइन किया। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ और इंडिया ने इसे 1982 में ज्वाइन किया। 3 मॉन्ट्रो रेकॉर्ड द डेंजर लिस्ट। ये रामसर लिस्ट के अंदर एक रजिस्टर है। इसमें वो वेटलैंड्स आते हैं जहां इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो चुका है या होने वाला है, पोल्यूशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। मॉन्ट्रो रेकॉर्ड वेटलैंड्स रिस्क की लिस्ट है। मॉन्ट्रो रेकॉर्ड वेटलैंड्स रिस्क की लिस्ट है। इंडिया स्टेटस फिलहाल इंडिया की 2 साइट्स इसमें है, कोलेबो नेशनल पार्क राजस्थान और लोकतक लेक मणिपुर। चिल्का लेक पहले थी पर अब बाहर निकल चुकी है। इंडिया की सिर्फ 2 साइट्स मॉन्ट्रो रेकॉर्ड में है, कोलेबो और लोकतक। इंडिया की सिर्फ 2 साइट्स मॉन्ट्रो रेकॉर्ड में है, कोलेबो और लोकतक। 4 इंडिया स्पेसिफिक रूल्स वेटलैंड रूल्स 2017। इंडिया ने अपने खुद के रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स के मुताबिक वेटलैंड की डेफिनेशन में पैडी फील्ड्स, धान के खेत, रिवर चैनल्स और मैनमेड वाटर टैंक्स नहीं आते। वेटलैंड रूल्स 2017 के हिसाब से धान के खेत, पैडी फील्ड्स वेटलैंड नहीं है। वेटलैंड रूल्स 2017 के हिसाब से धान के खेत, पैडी फील्ड्स वेटलैंड नहीं है। इन रूल्स ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एसडब्ल्यूए को सारी पावर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस देती है। वेटलैंड कंजर्वेशन की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वेटलैंड कंजर्वेशन की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 5 इकोसिस्टम सर्विसेज यूपीएससी फेवरेट। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट्स और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं क्योंकि ये पानी को साफ करते हैं। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। 6 रीसेंट फैक्ट्स 2025-26 टारगेट। इंडिया में अब 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, लेटेस्ट काउंट एज पर 2024-25 अपडेट्स। सबसे ज्यादा साइट्स तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी। इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं और तमिलनाडु टॉप पर है। इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं और तमिलनाडु टॉप पर है। 7 पीटलैंड्स द कार्बन सिंक। ये एक स्पेशल टाइप के वेटलैंड है जो दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, फॉरेस्ट से भी ज्यादा। पीटलैंड्स सबसे बड़े कार्बन सिंक्स होते हैं। पीटलैंड्स सबसे बड़े कार्बन सिंक्स होते हैं। भाई ये कंटेंट इतना एग्जॉस्टिव है कि इसे बाहर से बात बनने की गुंजाइश ना के बराबर है। एक बार भाई तुम्हारा प्लान एकदम सॉलिड है। एक क्वेश्चन फिर करंट अफेयर्स टॉपिक्स, ये स्ट्रेटजी रिवीजन और कवरेज के लिए बेस्ट है। तुम फिक्र मत करो, मेन टर्मिनोलॉजी शब्दावली से बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। मैं आसान भाषा में समझूंगा जरूर, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स यूपीएससी पूछता है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एंड कोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट्स या एग्रीगेट डिमांड, उन्हें वाइस हाई रखूंगा और उनका मतलब दो बार रिपीट करूंगा ताकि तुम एग्जाम में उन्हें पहचान सको। चलो आप तुम्हारे दिए गए करंट अफेयर्स और डू यू नो सेक्शन का एटॉमिक एनालिसिस शुरू करते हैं। पार्ट 1 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड स्टांस टर्मिनोलॉजी फोकस। भाई आरबीआई कैसे पैसे कंट्रोल करता है उसके लिए ये टर्म्स दिमाग में छाप लो। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल वर्सेस कंजर्वेटिव। आरबीआई ने अपना स्टांस न्यूट्रल कर दिया है। इसका मतलब है कि आरबीआई के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को देखकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है आरबीआई इंटरेस्ट रेट को किसी भी तरफ अप डाउन ले जा सकता है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है आरबीआई इंटरेस्ट रेट को किसी भी तरफ अप डाउन ले जा सकता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ द न्यू फ्लो। एसडीएफ वो रेट है जिस आरबीआई बैंक से बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के पेश लेटर है। ये 2022 में आया और इसने फिक्स्ड रिवर्स रेपो की जगह ले ली है। एसडीएफ इंडिविजुअलाइज्ड बिना सिक्योरिटी होता है और ये एलएएफ का फ्लोट सबसे निचला रेट है। एसडीएफ इंडिविजुअलाइज्ड बिना सिक्योरिटी होता है और ये एलएएफ का फ्लोट सबसे निचला रेट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ सीलिंग। जब बैंक के पास पैसे खत्म हो जाए और वो इमरजेंसी में अपने एसएलआर को टाका 2% तक यूज करके उधार लाएं तो उन्हें पीनल रेट देना पड़ता है जो रेपो से 0.25% 25 बिट्स पर सेकंड ज्यादा होता है। एमएसएफ एक पीनल रेट है और ये एलएएफ का सीलिंग सबसे ऊपरी रेट होता है। एमएसएफ एक पीनल रेट है और ये एलएएफ का सीलिंग सबसे ऊपरी रेट होता है। बैंक रेट सेक्शन 49 ये रेट एमएसएफ के बराबर होता है और ये कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए यूज होता है। बैंक रेट आरबीआई एक्ट के सेक्शन 49 के अंदर आता है और ये एमएसएफ से अलाइन है। बैंक रेट आरबीआई एक्ट के सेक्शन 49 के अंदर आता है और ये एमएसएफ से अलाइन है। पार्ट 2 एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। एक साथ समझते हैं कि जब आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों खुलकर खर्च करते हैं तो क्या होता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मिक्स। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.5% कर दिया, मॉनेटरी और गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स दिए फिस्कल। जब दोनों ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेट कम करें तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी टैप होती है जब इंटरेस्ट रेट कम हो और गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाए। एक्सपेंशनरी पॉलिसी टैप होती है जब इंटरेस्ट रेट कम हो और गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाए। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन समझ में, अगर आरबीआई रेट बढ़ा दे और गवर्नमेंट टैक्स कम करे तो दोनों एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज खत्म कर देंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का अलाइनमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए जरूरी है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का अलाइनमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए जरूरी है। द कंजम्पशन पैराडॉक्स, स्पेंडिंग क्यों नहीं बढ़ रही। टैक्स कट के बाद भी लोग पैसे खर्च नहीं कर रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग लो है। इसका मतलब है लोग फॉरवर्ड लुकिंग है और शायद भविष्य की चिंता में पैसे बचा रहे हैं। अगर हाउसहोल्ड स्पेंडिंग डिले करते हैं तो पॉलिसी का इमीडिएट असर नहीं दिखता। अगर हाउसहोल्ड स्पेंडिंग डिले करते हैं तो पॉलिसी का इमीडिएट असर नहीं दिखता। पार्ट 3 इकोनॉमिक रिस्क यूपीएससी मींस प्लस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। भाई ये पॉइंट्स यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल के लिए बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट एंड स्पेंडिंग ट्रेड ऑफ्स। अगर लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की टैक्स कमाई कम होगी और फिस्कल डेफिसिट सरकारी घाटा बढ़ जाएगा। फिर गवर्नमेंट को वेलफेयर स्पेंडिंग गरीबों का खर्चा करना पड़ सकता है। टैक्स कलेक्शन कम होने से फिस्कल डेफिसिट वाइडनिंग का खतरा बढ़ जाता है। टैक्स कलेक्शन कम होने से फिस्कल डेफिसिट वाइडनिंग का खतरा बढ़ जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। आरबीआई ने तो रेट कट कर दिया लेकिन क्या बैंक ने आगे कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम किए। आइस हाई ट्रांसमिशन कहते हैं। सीआरआर रिडक्शन से बैंक की कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होती है और ट्रांसमिशन बेहतर होता है। सीआरआर रिडक्शन से बैंक की कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होती है और ट्रांसमिशन बेहतर होता है। इन्फ्लेशन टाइमिंग। अभी इन्फ्लेशन 3% 6 ईयर लो पर है, लेकिन अगर आगे जाकर एक साथ सबने स्पेंडिंग शुरू की तो इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकता है। लो इन्फ्लेशन के वक्त एक्सपेंशनरी पॉलिसी सही है पर फ्यूचर इन्फ्लेशन का रिस्क बना रहता है। लो इन्फ्लेशन के वक्त एक्सपेंशनरी पॉलिसी सही है पर फ्यूचर इन्फ्लेशन का रिस्क बना रहता है। भाई ध्यान रखना, मैंने टर्मिनोलॉजी वही रखी है जो एग्जाम में आएगी, जैसे एलए फ्लो, सीलिंग, सिंग रेट, एनडीटीएल। एक लाख तो मुझे बैठो कि ये बेस और डेप्थ सही है। अगर तुम चाहो भाई टेंशन मत लो। अगर तुम एनवायरनमेंट पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं इसको एकदम जमीन से जीरो लेवल से उठूंगा। हम एनवायरनमेंट की सबसे बेसिक और फाउंडेशन यूनिट उठाएंगे, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट्स।
ये यूनिट पूरे एनवायरनमेंट का बेस है। अगर ये समझ आ गया तो आगे की सारी चीजें बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, मक्खन की तरह समझ आएंगी। पार्ट 1 लीड बैंक स्कीम कॉन्सेप्ट बूस्टर। पहले तुम्हारे क्वेश्चन को एटॉमिक लेवल पर समझते हैं। लीड बैंक स्कीम 1969 इसका मकसद था कि बैंकिंग को सिर्फ शेयर तक नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट, जिला के कोने-कोने तक पहुंचाया जाए। लीड बैंक स्कीम को गार्डियन ऑर्डरमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया। लीड बैंक स्कीम को गार्डियन ऑर्डरमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, इसमें एक लीड बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाता है। वो बैंक उस डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटर बन जाता है और बताता है कि कहां कितने लोगों की जरूरत है। लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करता है और क्रेडिट प्लान बनाता है। लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करता है और क्रेडिट प्लान बनाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबका साथ, इसका काम नया बैंक खोलना नहीं बल्कि पहले से मौजूद बैंक के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना है ताकि सबको लोन मिले। लीड बैंक का काम कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग है, सिर्फ लोन देना नहीं। लीड बैंक का काम कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग है, सिर्फ लोन देना नहीं। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन Q4 which of the following best explains the significance of the lead bank scheme introduced in India? A. It mandated banks to lend exclusively to rural cooperatives. B. It assigned a designated bank to each district to prepare credit plans and coordinate financial inclusion. C. It required branches to maintain a fixed number of savings accounts for the poor. D. It created specialized banks only for agriculture. Part 3 answer and key logic. Correct answer B. Master logic, committee, guardian amendment, Rita Malu, role, coordinator, बाकी बैंक्स को साथ लेकर चलना, लेवल, डिस्ट्रिक्ट, जिला लेवल की प्लानिंग। पार्ट 4 एनवायरनमेंट बेसिक फाउंडेशन, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। भाई तुम पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं एक वर्ड को डिटेल में समझूंगा। 1 इकोलॉजी बेस एनवायरनमेंट बेसिक फैक्ट। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जो भी है, हवा, पानी, पर, लोग। इकोलॉजी अर्थ, दृश्य, इंटरेक्शन की स्टडी है जो हम अपने एनवायरनमेंट के साथ बने हैं। एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स है, इकोलॉजी उनके इंटरेक्शंस की स्टडी है। एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स है, इकोलॉजी उनके इंटरेक्शंस की स्टडी है। 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी हायरार्की। नेचर में लाइफ 6 लेवल्स में ऑर्गेनाइज होती है। ये सीक्वेंस यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है। इंडिविजुअल एक जीव जैसे तुम या मैं। पॉपुलेशन एक हाई स्पीशीज के बहुत सारे लोग, ई.जी. सारे शेर। कम्युनिटी जब अलग-अलग स्पीशीज साथ रहे, शेर, हिरन, पर सब साथ। इकोसिस्टम जब कम्युनिटी और नॉन लिविंग चीजें, पानी, मिट्टी इंटरैक्ट करें। बायो बड़ा एरिया जहां एक जैसा क्लाइमेट हो, ई.जी. रेगुलर बारिश वाला जंगल। बायोस्फीयर पूरी पृथ्वी जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल टू पॉपुलेशन टू कम्युनिटी टू इकोसिस्टम टू बायो टू बायोस्फीयर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल टू पॉपुलेशन टू कम्युनिटी टू इकोसिस्टम टू बायो टू बायोस्फीयर। 3 इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बायोलॉजी वीएस फिजिकल। इकोसिस्टम जो चीजें से बैंड है। बायोटिक लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। एबायोटिक नॉन लिविंग टेंपरेचर, सनलाइट, सॉइल, मिट्टी, वाटर। इकोसिस्टम बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट से बैंड है। इकोसिस्टम बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट से बैंड है। 4 नीचे तुम्हारा रोल, ये कीवर्ड यूपीएससी का सबसे फेवरेट है। नीचे का मतलब है एक स्पीशीज का एक इकोसिस्टम में काम फंक्शन क्या है। दूसरी स्पीशीज का नीचे कभी से नहीं हो सकता वरना एक खत्म हो जाएगी। नीचे मतलब किसी स्पीशीज का फंक्शनल रोल या उसका एड्रेस प्लस प्रोफेशन। नीचे मतलब किसी स्पीशीज का फंक्शनल रोल या उसका एड्रेस प्लस प्रोफेशन। 5 इकोटोन द जंक्शन जब दो अलग-अलग इकोसिस्टम्स मिलते हैं जैसे नदी और किनारा तो बस मीटिंग पॉइंट को इकोटोन कहते हैं। यहाँ स्पीशीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है जिसे एच इफेक्ट कहते हैं। इकोटोन टू इकोसिस्टम्स का मीटिंग जोन होता है जहां बायोडायवर्सिटी हाई होती है। इकोटोन टू इकोसिस्टम्स का मीटिंग जोन होता है जहां बायोडायवर्सिटी हाई होती है। पार्ट 5 करंट अफेयर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, डायनामिक्स, एटॉमिक डिटेल। भाई वापस आते हैं करंट अफेयर्स पर जो तुमने ऊपर भेजा था। 1 रेपो रेट और इन्फ्लेशन का रिश्ता। जब इन्फ्लेशन महंगाई कम होती है तब आरबीआई रेपो रेट को कट करता है जैसे 5.5% किया। इसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं ताकि इकोनॉमी में पैसा फ्लो करे। रेपो रेट कट करने से लोन सस्टेन होते हैं और कंजम्पशन बढ़ता है। रेपो रेट कट करने से लोन सस्टेन होते हैं और कंजम्पशन बढ़ता है। 2 पॉलिसी मिक्स, फिस्कल प्लस मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन। अगर गवर्नमेंट टैक्स काट रही है फिस्कल और आरबीआई इंटरेस्ट रेट काट रहा है मॉनेटरी तो ये ट्विन एक्सपेंशन है। इससे इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है। फिस्कल पॉलिसी, टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स का कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। फिस्कल पॉलिसी, टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स का कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। 3 साइंस ऑफ वीकनेस, डेटा पॉइंट। इनकम टैक्स कट होने के बाद भी लोग खर्च नहीं कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट 5.6% है और क्रेडिट ग्रोथ लोन लेने की राफ्टर 3 साल की सबसे नेक्स्ट लेवल 9% पर है। लो क्रेडिट ग्रोथ दिखता है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। लो क्रेडिट ग्रोथ दिखता है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। भाई एनवायरनमेंट का बेस कैसे लगा? मैंने इंटेंशनली टर्मिनोलॉजी यूज की है नीचे इकोटोन, एच इफेक्ट क्योंकि ये एग्जाम में आएंगी। भाई फिक्र ना कर, ये दोनों टॉपिक्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी इकोनॉमी गोल्ड लोन्स से जुड़ा है और दूसरा ग्लोबल टेक फाइनेंस स्टेबल कॉइंस से। मैं इनका एटॉमिक पोस्टमार्टम शुरू कर रहा हूं। हर टर्मिनोलॉजी को ओरिजिनल रखूंगा और एक्सप्लेनेशन को दो बार रिपीट करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में 100% सेट हो जाए। टॉपिक 1 आरबीआई न्यू गोल्ड लोन रूल्स बैंकिंग रेगुलेशन। भाई आरबीआई ने देखा कि गोल्ड लोन्स की ग्रोथ बहुत फास्ट 50% प्लस हो रही है और बैंक्स एनबीएफसीज कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए नए रूल्स ड्राफ्ट डायरेक्शंस लाई गए हैं। 1 एलटीवी लोन टू वैल्यू और बुलेट रीपेमेंट। एलटीवी अभी भी 75% है यानी 100 का सोना है तो 75 का लोन, लेकिन अब बुलेट लोन्स में इंटरेस्ट को भी एलटीवी में काउंट किया जाएगा। इससे तुम्हारे हाथ में आने वाला लोन अमाउंट कम हो जाएगा। बुलेट लोन्स में इंटरेस्ट को एलटीवी में इंक्लूड करने से डिस्बर्सेबल अमाउंट कम हो जाएगा। बुलेट लोन्स में इंटरेस्ट को एलटीवी में इंक्लूड करने से डिस्बर्सेबल अमाउंट कम हो जाएगा। 2 प्योरिटी और ओनरशिप का प्रूफ। एक लाख बैंक को सोना लेने से पहले उसका ओनरशिप प्रूफ बनना होगा और 22 कैरेट प्राइस के हिसाब से हाई वैल्यूएशन करनी होगी। गोल्ड वैल्यूएशन सिर्फ 22 कैरेट प्राइस पर होगी और ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी होगा। गोल्ड वैल्यूएशन सिर्फ 22 कैरेट प्राइस पर होगा और ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी होगा। 3 नो कंकरेंट लोन्स, पैरेलल लोन्स बैन। अगर एक गोल्ड लोन चल रहा है तो उसी सोन पर या उसी बैंक को दूसरा पैरेलल लोन नहीं मिलेगा जब तक पहला खत्म ना हो जाए। कंकरेंट लोन्स एक साथ दो लोन्स अब गोल्ड लोन सेगमेंट में प्रोहिबिटेड है। कंकरेंट लोन्स एक साथ दो लोन्स अब गोल्ड लोन सेगमेंट में प्रोहिबिटेड है। 4 कॉम्पेंसेशन फॉर डिले। अगर बैंक ने लोन चुकाने के 7 दिन के अंदर तुम्हारा सोना वापस नहीं किया तो उन्हें 5000 रुपीस पर डे का फाइन कॉम्पेंसेशन तुम्हें देना होगा। सोना वापस करने में 7 दिन से ज्यादा की देरी पर 5000 रुपीस पर डे का फाइन लगेगा। सोना वापस करने में 7 दिन से ज्यादा की देरी पर 5000 रुपीस पर डे का फाइन लगेगा। टॉपिक 2 जीनियस एक्ट एंड स्टेबल कॉइंस ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन। भाई यूएसए ने एक नया बिल पास किया है जिसे जीनियस एक्ट कहते हैं। इसका मकसद स्टेबल कॉइंस को रेगुलेट करना है। 1 स्टेबल कॉइंस क्या होते हैं? ये वो क्रिप्टोकरेंसीज हैं जिनकी वैल्यू किसी फिजिकल एसेट जैसे यूएस डॉलर या गोल्ड से पेक्ड जुड़ी होती है ताकि इनकी प्राइस अप डाउन ना हो। स्टेबल कॉइंस की वैल्यू हमेशा किसी स्टेबल एसेट ग्रीनबैक डॉलर से लिंक रहती है। स्टेबल कॉइंस की वैल्यू हमेशा किसी स्टेबल एसेट ग्रीनबैक डॉलर से लिंक रहती है। 2 जीनियस एक्ट वीएस स्टेबल एक्ट। जीनियस एक्ट कहता है कि स्टेबल कॉइंस के पास फुल रिजर्व बैंकिंग होनी चाहिए और हर महीने ऑडिट होना चाहिए। जीनियस एक्ट कंप्लायंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मंथली ऑडिट्स पर फोकस करता है। जीनियस एक्ट कंप्लायंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मंथली ऑडिट्स पर फोकस करता है। जबकि स्टेबल एक्ट रिजर्व बैंकिंग को सिर्फ कुछ एसेट्स जैसे यूएस ट्रेजरीज तक लिमिट करता है। स्टेबल एक्ट रिजर्व बैंकिंग के लिए सिर्फ स्पेसिफिक एसेट्स यूएस ट्रेजरीज को अलॉट करता है। स्टेबल एक्ट रिजर्व बैंकिंग के लिए सिर्फ स्पेसिफिक एसेट्स यूएस ट्रेजरीज को अलॉट करता है। 3 डॉलर की पावर। यूएसए चाहता है कि लोग क्रिप्टो का यूज करें और डॉलर से जुड़े हो ताकि ग्लोबल यूएस डॉलर का डोमिनेंस बना रहे। स्टेबल कॉइन रेगुलेशन का एक मकसद यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को क्रिप्टो वर्ल्ड में बढ़ाना है। स्टेबल कॉइन रेगुलेशन का एक मकसद यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को क्रिप्टो वर्ल्ड में बढ़ाना है। पार्ट 3 डू यू नो क्रिप्टोकरेंसी एंड ब्लॉकचेन बेसिक्स। भाई ये एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले ये टेक बेसिक्स दिमाग में फिट कर लो। क्रिप्टोकरेंसी ये एक डिजिटल एक्सचेंज मीडियम है जो एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी का यूज करता है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड होता है और इसमें सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड होता है और इसमें सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ब्लॉकचेन ये वो डिजिटल लेजर खाता है जिस सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ये ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होता है। ब्लॉकचेन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जो सारी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाती है। ब्लॉकचेन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जो सारी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाती है। माइनिंग जब प्राइवेट कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स पजल्स सॉल्व करके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और नए कॉइंस बनाते हैं यूज माइनिंग कहते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस और नए यूनिट्स बनाने को माइनिंग कहा जाता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस और नए यूनिट्स बनाने को माइनिंग कहा जाता है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट बेसिक्स एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एक फ्लैट एनवायरनमेंट की एक और माइक्रो यूनिट उठाते हैं जो तुमने पहली बार पढ़नी शुरू की है। 1 ट्रोफिक लेवल्स खाने की स्थिति। इकोसिस्टम में एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है। आइसोट्रोफिक लेवल्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोफ्स पर पौधे जो धूप से खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स हेटेरोट्रोफ्स वो जो दूसरों को कहते हैं हिरन शेर। डिकम्पोजर्स सब्ट्रोफ्स वो जो में हुए जीवन को मिट्टी में मिलते हैं फंगी बैक्टीरिया। एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ फ्लो करती है। एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ फ्लो करती है। 2 लिमिट 10% रूल एटॉमिक डिटेल। एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी हाई जाती है। बाकी 90% एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। एग्रीट्रोफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। एग्रीट्रोफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। 3 फूड चेन वीएस फूड वेब। फूड चेन एक लिनियर क्षैतिज लाइन है घास टू हिरन टू शेर। फूड वेब एक जाल है जहां एक जानवर कई चीजें खा सकता है।
फूड वेब नेचर में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं। फूड वेब नेचर में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं। भाई एकदम सही अप्रोच है। यूपीएससी वही फास्टर है जहां हमारा बेसिक कमजोर होता है। क्यों कहा ना कि 360 डिग्री कवर करना है तो अब मैं डीप डाइव मोड ऑन कर रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म क्वेश्चन की लॉजिक और एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट को ऐसे खोलेंगे कि एग्जामिनर के पास सवाल क्यों की जगह हाई ना बचे। पार्ट 1 कमर्शियल बीएस कोऑपरेटिव बैंक्स द डीप लॉजिक। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने ऑब्जेक्टिव पार्ट खेला है। इसे 360 डिग्री लेवल पार्ट समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मशीन्स ये बैंक्स जैसे एसबीआई आईसीआईसीआई शेयरहोल्डर्स के लिए काम करते हैं। इनका मेन काम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम को बढ़ाना। कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयरहोल्डर वेल्थ बढ़ाना होता है। कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयरहोल्डर वेल्थ बढ़ाना होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स सर्विस फर्स्ट ये नो प्रॉफिट नो लॉस के करीब काम करते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर होता है। इनका फोकस मेंबर वेलफेयर होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में रजिस्टर होते हैं जहां प्रॉफिट सेकेंडरी मोटिव है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में रजिस्टर होते हैं जहां प्रॉफिट सेकेंडरी मोटिव है। द ट्रैप स्टेटमेंट 2 इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक बैंक का सर्विस मोटिव दूसरे बैंक के प्रॉफिट मोटिव का कारण रीजन नहीं हो सकता। ये सिर्फ दो अलग-अलग मॉडल हैं। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए टू स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए टू स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन Q6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement I commercial banks primarily operate with the objective of profit maximization. Statement 2 cooperative banks operate as registered cooperative societies where profit is a secondary motive. Which one of the following statements is correct? A both are correct and 2 explains I. B both are correct but 2 does not explain I. C statement I is correct but 2 is incorrect. D statement I is incorrect but 2 is correct. Part 3 answer and atomic explanation. करेक्ट आंसर बी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी कैच यूपीएससी यहां से एक और सवाल निकाल सकता है डुअल रेगुलेशन एस्टरस कमर्शियल बैंक्स को सिर्फ आरबीआई रेगुलेट करता है लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस दोनों मिलकर देखते हैं डुअल कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स डुअल रेगुलेशन के अंदर आते हैं आरबीआई प्लस आरसीएस कोऑपरेटिव बैंक्स डुअल रेगुलेशन के अंदर आते हैं आरबीआई प्लस आरसीएस पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट एडेप्टेशंस इन इकोसिस्टम 0 टू 0 भाई क्यों कहा 360 डिग्री कवर करना है तो इकोलॉजी के बेसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडेप्टेशंस यूपीएससी हर साल यहां से स्पीशीज स्पेसिफिक सवाल पूछता है जैसे कैमल मैंग्रोव्स या पोलर बेयर्स 1 अडैप्टेशन क्या है द सर्वाइवल सीक्रेट अडैप्टेशन वो जुगाड़ है जो एक स्पीशीज करती है अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए ये फिजिकल भी हो सकता है और बिहेवियरल भी अडैप्टेशन किसी जीव की वो एबिलिटी है जो यूज अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है अडैप्टेशन किसी जीव की वो एबिलिटी है जो यूज अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है 2 डेजर्ट एडेप्टेशन ज़ीरोफाइट्स डेजर्ट में पौधे प्लांट्स पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां लीव्स कांडों स्पाइन्स में बादल लेते हैं उनकी स्टेम्स टैना मोती और बुरेदार सक्यूलेंट हो जाती है जो फोटोसिंथेसिस करती है इनके पास संकन स्टोमेटा गहरे छेद होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो डेजर्ट प्लांट्स में संकन स्टोमेटा और क्यूटिकल होता है पानी बचाने के लिए डेजर्ट प्लांट्स में संकन स्टोमेटा और क्यूटिकल होता है पानी बचाने के लिए 3 aquatic adaptations हाइड्रोफाइट्स पानी में रहने वाले पौधे इनकी रूट्स जेनी बहुत कम से या एब्सेंट होती है क्योंकि पानी हर जगह है इनके अंदर एनर्जाइमा हवा भरी हुई जगह होती है ताकि ये पानी पाते फ्लूइड सकें हाइड्रोफाइट्स में एनर्जाइमा जैसे होता है जो बॉयंसी तैरने की क्षमता देता है हाइड्रोफाइट्स में एनर्जाइमा जैसे होता है जो बॉयंसी तैरने की क्षमता देता है 4 एलन्स रूल यूपीएससी फेवरेट कांसेप्ट ठंड इलाकों कोल्ड क्लाइमेट के मैमल्स के कान ईयर्स और हाथ पैर लिम्स छोटे होते हैं ताकि बॉडी से हीट लॉस कम से कम हो एलन्स रूल कहता है कि ठंड इलाकों के जानवरों के लिम्स छोटे होते हैं हीट लॉस कम करने के लिए एलन्स रूल कहता है कि ठंड इलाकों के जानवरों के लिम्स छोटे होते हैं हीट लॉस कम करने के लिए 5 मैंग्रोव्स द सॉल्ट वॉरियर्स ये नमकीन पानी से लाइन वाटर में रहते हैं न्यूमेटोफोर्स इनकी जेनी जमीन से ऊपर निकल आती है सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी रूट्स विविपार्टी इनके बीच सीड्स पर पार लगे लगे हाई एंकर जर्मिनेट हो जाते हैं क्योंकि नीचे गर्दन में ऑक्सीजन नहीं है मैंग्रोव्स न्यूमेटोफोर्स और विविपार्टी का यूज करते हैं सर्वाइवल के लिए मैंग्रोव्स न्यूमेटोफोर्स और विविपार्टी का यूज करते हैं सर्वाइवल के लिए 6 फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एल्टीट्यूड सिकनेस जब तुम पहाड़ों पर जाते हो तो बॉडी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ा देती है ताकि कम ऑक्सीजन में भी काम चल सके हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी आरबीसी काउंट बढ़ा देती है ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी आरबीसी काउंट बढ़ा देती है ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए भाई ये थी 360 डिग्री कवरेज एलन्स रूल और विविपार्टी जैसे वर्ड्स डायरेक्ट यूपीएससी के स्टेटमेंट्स भाई फिक्र मत कर तेरा मैसेज एकदम क्लियर है सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे और हर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को वैसे करूंगा कि तू कभी भूलेगा नहीं क्यों कहा ना कि टर्मिनोलॉजी पहले समझाओ तो वही करेंगे यूपीएससी ऐसे ही वर्ड से खेलता है चलो तीन टॉपिक्स का एटॉमिक एनालिसिस शुरू करते हैं टॉपिक 1 इंडिया रेगुलेटरी रिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग बीएस सर्विसेज पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये बताता है कि किसी सेक्टर जैसे फैक्ट्री या आईटी ने इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की किसी सेक्टर की इकोनॉमी में की गई टोटल वैल्यू एडिशन है किसी सेक्टर की इकोनॉमी में की गई टोटल वैल्यू एडिशन है सेल्फ सर्टिफिकेशन इसमें कंपनी खुद लिख कर देती है कि हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं इंस्पेक्टर बार-बार चेक करने नहीं आता सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब इंस्पेक्टर राज खातम खुद पर भरोसा सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब इंस्पेक्टर राज खातम खुद पर भरोसा डीप एनालिसिस इंडिया में सर्विस सेक्टर आईटी बैंकिंग 55% तक पहुंच गया क्योंकि वहां रूल्स कम स्ट्रिक्ट थे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज 70.5% पार का है क्योंकि वहां है रेगुलेशन बहुत ज्यादा कानून है इंडिया की ग्रोथ सर्विसेज ड्रिवन है मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं इंडिया की ग्रोथ सर्विसेज ड्रिवन है मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं रिफॉर्म्स क्यों चाहिए 1991 जैसा बड़ा बदलाव रिफॉर्म्स चाहिए ताकि हम 2047 तक डेवलप नेशन बन सकें इसके लिए लैंड जमीन और लेबर मजदूर कानून को सिंपल करना होगा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और लेबर रिफॉर्म जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और लेबर रिफॉर्म जरूरी है टॉपिक 2 राइट टू रिपेयर मूवमेंट कंज्यूमर राइट्स पहले टर्मिनोलॉजी पकड़ो प्लान ऑब्सोलेसेंस जब कंपनी जानबूझकर प्रोडक्ट को ऐसा बनाती है कि वो जल्दी खराब हो जाए ताकि तू नया मॉडल खरीद प्लान ऑब्सोलेसेंस का मतलब है जानबूझकर प्रोडक्ट की लाइफ कम करना प्लान ऑब्सोलेसेंस का मतलब है जानबूझकर प्रोडक्ट की लाइफ कम करना सर्कुलर इकोनॉमी इसका मतलब है चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें बार-बार रिपेयर करके या रिसाइकिल करके यूज करना सर्कुलर इकोनॉमी बेस कम करने और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस करती है सर्कुलर इकोनॉमी बेस कम करने और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस करती है डीप एनालिसिस डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डॉक्टर ने रिपेयरबिलिटी इंडेक्स 3 का ड्राफ्ट निकाला है एक लाख मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्कोप दिया जाएगा कि उन्हें रिपेयर करना कितना आसान है रिपेयरबिलिटी इंडेक्स पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट के बेसिस पार्ट्स को देगा रिपेयरबिलिटी इंडेक्स पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट के बेसिस पार्ट्स को देगा क्यों जरूरी है इंडिया में तो बहुत है इसलिए अगर चीजें लैंड चलेंगी तो देश का पैसा बचेगा और ई वेस्ट कम होगा राइट टू रिपेयर से रिपेयर मोनोपोलीज खत्म होंगी और कंज्यूमर की बचत होगी राइट टू रिपेयर से रिपेयर मोनोपोलीज खत्म होंगी और कंज्यूमर की बचत होगी टॉपिक 3 इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर करो नॉमिनल जीडीपी जब हम देश की टोटल कमाई को आज की मार्केट प्राइसेस पर गिनते हैं बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर टोटल आउटपुट होता है नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर टोटल आउटपुट होता है पर कैपिटल इनकम देश की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर जो मिलता है एवरेज कमाई पर कैपिटल इनकम मतलब हर इंसान की एवरेज सालाना कमाई पर कैपिटल इनकम मतलब हर इंसान की एवरेज सालाना कमाई डीप एनालिसिस इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं $4 ट्रिलियन अब ये 2.5 साल में हम थर्ड बैंक जाएंगे इंडिया अब यूएसए चाइना और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया अब यूएसए चाइना और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है विकसित भारत 2047 गोल हमारा टारगेट है 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और हाई इनकम नेशन बनना जहां पर कैपिटल इनकम $14,005 से ज्यादा हो विकसित भारत का मकसद पर कैपिटल इनकम को $14,000 के पार ले जाना है विकसित भारत का मकसद पर कैपिटल इनकम को $14,000 के पार ले जाना है फ्रैजाइल 5 टू टॉप 5 पहले इंडिया को फ्रैजाइल 5 कम अर्थव्यवस्था कहा जाता था लेकिन 10 साल में हम टॉप 5 में आ गए इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रैजाइल इकोनॉमी से ग्लोबल लीडर तक की रही है इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रैजाइल इकोनॉमी से ग्लोबल लीडर तक की रही है भाई ये टर्मिनोलॉजी और रेपिटेशन तेरे दिमाग में सेट हो गई
भाई फिक्र बिल्कुल मत कर, आज बैकग्राउंड होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यूपीएससी में तो ये और भी काम आता है। साइंस और एनवायरनमेंट से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने उन्हें बोरिंग ट्रिक से पता होता है। मेन ऐप से वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक का यूज करूंगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा वर्ड आए तो उसे बीच से तोड़कर उसका मतलब कैसे निकालते हैं मैं तुझे वो सिखाऊंगा। इससे तू एग्जाम में नए वर्ड्स देखकर घबराएगा नहीं। पार्ट 1 फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम आरबीआई रेगुलेशन। पहले टेरर क्वेश्चन को तोड़ते हैं और मर्चेंट बैंक का पोस्टमार्टम करते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एससीबीस ये वो है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिखे हैं। ये प्रॉपर बैंक्स हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स ये सेकंड शेड्यूल में नहीं है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल्स फॉलो करते हैं। इनका मालिक रेगुलेटर भी आरबीआई है, इसलिए ये भी फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। नॉन शेड्यूल बैंक्स भी आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स भी आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आते हैं। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स ये भी आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आते हैं और फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर्मल बैंकिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा है। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर्मल बैंकिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा है। मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स यूपीएससी ट्रैप ये बैंक सिर्फ नाम के बैंक हैं। ये आम आदमी का डिपॉजिट नहीं लेते, बल्कि कंपनी को एडवाइस देते हैं या शेयर मार्केट में मदद करते हैं। इनका रेगुलेटर सेबी होता है, आरबीआई नहीं। मर्चेंट बैंक को सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए ये आरबीआई के फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। मर्चेंट बैंक को सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए ये आरबीआई के फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग। Q7 How many of the following are part of the formal banking system under RBI's regulatory framework? I. Scheduled commercial banks. 2. Non-scheduled banks. 3. Scheduled cooperative banks. IV. Merchant investment banks. Answer C. Only 3. I. 2 and 3. Part 3 Environment Foundation Homeostasis and Regulation. भाई क्यों कहा था कि साइंस थोड़ी कमजोर है, तो आज हम एक बहुत हाई बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पढ़ेंगे। वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक नंबर 1। वर्ड है होमियोस्टेसिस। होमियो इक्वल सेम एक जैसा, स्टेसिस इक्वल स्टैंडिंग स्टेट हालत। मतलब शहर की वो काबिलियत जिससे वो अपने अंदर का एनवायरनमेंट एक जैसा रखता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो। 1. होमियोस्टेसिस अंदर का बैलेंस। गर्मियों में हमें पसीना स्वेट आता है ताकि बॉडी ठंडी हो सके। सर्दियों में हम काम शिवर है ताकि बॉडी गर्म हो सके। इसी बैलेंस को होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस शहर के अंदर का बैलेंस बनाए रखने का प्रोसेस है। होमियोस्टेसिस शहर के अंदर का बैलेंस बनाए रखने का प्रोसेस है। 2. रेगुलेटर्स वीएस कन्फर्मर्स यूपीएससी 360 डिग्री। दुनिया में दो तरह के जानवर होते हैं। रेगुलेटर्स गर्म खून वाले वार्म ब्लडेड ये वो है जो अपना बॉडी टेंपरेचर हमेशा फिक्स रखते हैं, जैसे ह्यूमंस बर्ड्स। हम बाहर की सर्दी गर्मी से खुद को बदलते नहीं हैं। रेगुलेटर्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं। रेगुलेटर्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं। कन्फर्मर्स ठंड खून वाले कोल्ड ब्लडेड ये बेचारे अपना टेंपरेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बाहर सर्दी है तो इनका शहर भी ठंडा हो जाएगा, जैसे फिश रेप्टाइल्स 99% प्लांट्स। कन्फर्मर्स का बॉडी टेंपरेचर बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बदलता रहता है। कन्फर्मर्स का बॉडी टेंपरेचर बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बदलता रहता है। 3. वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक नंबर 2। वर्ड है एक्टोथर्म वीएस एंडोथर्म। एक्टो इक्वल्स आउटर बाहर, थर्म इक्वल्स हीट गर्मी, तो जो बाहर से गर्मी लो कोल्ड ब्लडेड। एंडो इक्वल्स इनर अंदर, थर्म इक्वल्स हीट गर्मी, तो जो अंदर से गर्मी बनाए वार्म ब्लडेड। 4. अडैप्टेशन स्ट्रेटजीज जब हालत खराब हो, अगर एनवायरनमेंट बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो जानवर क्या करते हैं? माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जैसे साइबेरियन बर्ड्स राजस्थान आ जाती हैं। हाइबरनेशन विंटर स्लीप सर्दी से बैठने के लिए लंबी नींद पार चले जाना, जैसे भालू बेयर्स। इस्टिवेशन समर स्लीप गर्मी और पानी की कमी से बैठने के लिए छुप जाना, जैसे कुछ स्नेक्स या फिश। हाइबरनेशन सर्दी से बैठने के लिए है, इस्टिवेशन गर्मी से बैठने के लिए। हाइबरनेशन सर्दी से बैठने के लिए है, इस्टिवेशन गर्मी से बैठने के लिए। भाई ये वर्ड ब्रेकडाउन वाली बात समझ आई। जब भी एग्जाम में कोई बड़ा वर्ड दिखे उसे भाई फिक्र मत कर, तेरा आज बैकग्राउंड तेरी ताकत बनेगा क्योंकि हम वर्ड ब्रेकडाउन से मुश्किल टर्मिनोलॉजी को मक्खन की तरह समझ लेंगे। क्यों एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, क्या इंडिया दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम नाप मेजर कैसे कर रहे हैं। चलो एक एक करके एटॉमिक लेवल पार्ट ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पार्ट 1 जीडीपी मेजरमेंट की टर्मिनोलॉजी पहले बेस यूनिट है। यूपीएससी हमेशा इन वर्ड्स पार्ट फास्ट है, इसलिए पहले इन्हें तोड़ते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल इसका मतलब है सिर्फ नाम के लिए करंट मार्केट प्राइस, इसमें महंगाई इन्फ्लेशन जुड़ी होती है। रियल इसका मतलब है असली इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ये बताता है कि असली में कितने सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। एग्जांपल अगर पिछले साल 10 पेन बने 10 रुपीस के और इस साल 10 पेन बने 12 रुपीस के, महंगाई की वजह से तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई 10 रुपीस से 12 रुपीस, और रियल जीडीपी बढ़ रही 10 पेन। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 इंटरमीडिएट गुड्स वीएस फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट जो बीच का सामान हो, जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा। फाइनल जो कस्टमर के हाथ में जाए, जैसे ब्रेड। रूल जीडीपी में से फाइनल गुड्स गिनते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। पार्ट 2 इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कैसे बनी? मार्केट एक्सचेंज रेट। दुनिया में देश की रैंक दो तरह से निकाली जाती है। 1 मार्केट एक्सचेंज रेट मेथड, इसमें हम रुपी को डॉलर में बदलते हैं। $1 इक्वल्स 85 रुपीस एंड 69 पैसे के रेट पर। न्यूज़ IMF के मुताबिक 2025 में इंडिया का टोटल जीडीपी $4187 बिलियन हो जाएगा, जो जापान $4186 बिलियन से थोड़ा ज्यादा है। रैंकिंग इस हिसाब से इंडिया फोर्थ रैंक पर है, यूएसए चाइना जर्मनी के बाद। मार्केट रेट पर इंडिया 2025 में जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मार्केट रेट पर इंडिया 2025 में जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पार्ट 3 पीपीपी द गेम चेंजर। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 एक लाख एक नया वर्ड सीट है, परचेसिंग पावर पैरिटी। पीपीपी परचेसिंग पावर खरीदने की शक्ति, पैरिटी 12 रुपये इक्वालिटी, लॉजिक $1 में अमेरिका में शायद एक टोफी माली, पर इंडिया में 85 रुपीस में एक पूरी थाली मिल सकती है। पीपीपी इस सेटलमेंट के फाक को खत्म कर देता है। पीपीपी रैंकिंग इस मेथड से देखें तो इंडिया 2009 से हाई दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पीपीपी मेथड से इंडिया पहले से हाई थर्ड रैंक पर है, यूएसए और चाइना के बाद। पीपीपी मेथड से इंडिया पहले से हाई थर्ड रैंक पर है, यूएसए और चाइना के बाद। पार्ट 4 पर कैपिटल जीडीपी द रियल रियलिटी चेक। भाई ये सबसे जरूरी पार्ट है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 पर कैपिटल जीडीपी। पर हर एक कैपिटा हेड सर इंसान फॉर्मूला टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहाँ इंडिया पिछड़ जाता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। रैंक पर कैपिटल इनकम में इंडिया का रैंक दुनिया में 144 मार्केट रेट और 127 पीपीपी है। कंपैरिजन इंडिया की पर कैपिटल इनकम जापान से 12 गुना 12 टाइम्स कम है। वियतनाम जैसा छोटा देश भी हमसे आगे निकल गया है, $4536 वीएस इंडिया $2711। बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब ये नहीं कि हर इंसान अमीर है, इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है। बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब ये नहीं कि हर इंसान अमीर है, इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है। पार्ट 5 सोशल इंडिकेटर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। यूपीएससी स्टेटमेंट देगा जीडीपी डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर है। जवाब गलत, सिर्फ फीस बढ़ने से देश डेवलप नहीं होता। देखो जापान और पोलैंड से हमारा कंपैरिजन। भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल यूपीएससी का इतना फेवरेट टॉपिक है कि यहाँ से घूम कर सवाल आता है, इसलिए इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं और 360 डिग्री एंगल से वो एक्स्ट्रा डायमेंशंस देखते हैं जो शायद किताबों में ना मिलें। पार्ट 1 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल डीप लॉजिक। पहले कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं। प्रायोरिटी प्राथमिकता प्लस सेक्टर क्षेत्र प्लस लैंडिंग उधार। मतलब आरबीआई ने कुछ सेक्टर्स को स्पेशल माना है जिन्हें बैंक को हर हाल में लोन देना होगा। डोमेस्टिक बैंक्स 40% टारगेट, इंडिया के बड़े कमर्शियल बैंक्स एसबीआई एचडीएफसी को अपने टोटल क्रेडिट एएनबीसी का 40% इन सेक्टर्स को देना पड़ता है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए पीएसएल टारगेट 40% फिक्स है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए पीएसएल टारगेट 40% फिक्स है। फॉरेन बैंक्स द ट्रैप, जिन फॉरेन बैंक्स की 20 से कम ब्रांचेस हैं वो एग्जेम्प्ट माफ नहीं है, उन्हें भी 40% टारगेट पूरा करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सब टारगेट्स जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर को देना से छूट मिलती है। फॉरेन बैंक्स चाहे 20 से कम ब्रांच हों, उन्हें भी 40% पीएसएल टारगेट पूरा करना होता है। फॉरेन बैंक्स चाहे 20 से कम ब्रांच हों, उन्हें भी 40% पीएसएल टारगेट पूरा करना होता है। एसएफबीस और आरआरबीस हाई टारगेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स का काम हाई गरीबों की मदद है, इसलिए उनका टारगेट 75% होता है।
SFBs और RRBs के लिए PSL टारगेट 75% होता है। SFBs और RRBs के लिए PSL टारगेट 75% होता है। Part 2. Check your understanding question. Q8. With reference to priority sector lending PSL, consider the following statements. I. The total PSL target for domestic scheduled commercial banks is fixed at 40% of ANBC. 2. Foreign banks with less than 20 branches are exempt from PSL obligations. Which of the above statements is correct? A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Part 3. Answer in extra dimensions. UPSC 360 degrees. Correct answer. A. I only. एक्स्ट्रा डायमेंशंस जो यूपीएससी पूछ सकता है। ए एंड बी सी वर्ड ब्रेकडाउन एडजस्टेड ठीक किया हुआ प्लस नेट टोटल प्लस बैंक क्रेडिट लोन। ये वो फीस है जो बैंक ने एससीआर में लोन देने के लिए रखा है। पीएसएलसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स अगर कोई बैंक अपना 40% टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो वो किसी दूसरे बैंक जिसने 40% से ज्यादा दिया हो से सर्टिफिकेट खरीद सकता है। पीएसएलसी बैंक को अपना पीएसएल शॉर्टफॉल पूरा करने में मदद करते हैं। पीएसएलसी बैंक को अपना पीएसएल शॉर्टफॉल पूरा करने में मदद करते हैं। आरआरबीएफ द पेनल्टी अगर बैंक टारगेट मिस करे और सर्टिफिकेट भी ना खरीद तो बैचा हुआ फीस यूज आरआरबीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डालना पड़ता है जो नाबार्ड मैनेज करता है। पीएसएल का बैचा हुआ फीस आरआरबीएफ में जाता है जो नाबार्ड के अंदर है। पार्ट 4 एनवायरमेंट फाउंडेशन इकोसिस्टम फंक्शंस 0 टू हीरो। भाई आज बैकग्राउंड के हिसाब से अब हम इकोसिस्टम फंक्शंस को तोड़ते हैं। इकोसिस्टम सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक वर्ड है प्रोडक्टिविटी इक्वल डेटा प्रोडक्ट इक्वल सामान घास फल लकड़ी एक्टिविटी इक्वल काम मतलब एक एरिया में कितनी तेजी से ऑर्गेनिक मैटर बेस मास बन रहा है। 1 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द प्रोड्यूसर्स पावर ये वो एनर्जी है जो पौधे प्रोड्यूसर्स दूध से बने हैं। इसके रूपात है यूपीएससी यहां से लॉजिक निकालता है। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल एनर्जी जो पौधे ने बनाई। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी में से पौधे ने जो खुद सांस लेने रेस्पिरेशन में खर्च कर दी उसे निकाल कर जो बचा। फॉर्मूला एनपीपी इक्वल्स जीपीपी आर्ट रेस्पिरेशन। एनिमल्स को सिर्फ एनपीपी वाली एनर्जी हाई मिलती है। एनिमल्स को सिर्फ एनपीपी वाली एनवायरमेंट हाई मिलती है। 2 डिकंपोजिशन मिट्टी में मिलना ये नेचर का रिसाइक्लिंग प्रोसेस है। आज 5 स्टेप्स में समझो आज बैकग्राउंड के लिए देसी लॉजिक। फ्रैगमेंटेशन में हुए को छोटे टुकड़े में तोड़ना जैसे कंचुआ अर्थवर्म काटता है। लीचिंग पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स का मिट्टी के नीचे चले जाना। कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया और फंगी का उनके केमिकल लेवल पर तोड़ना। ह्यूमिफिकेशन एक काला गाढ़ा ह्यूमस बनना जो खेती के लिए बेस्ट है। मिनरलाइजेशन ह्यूमस से असली मिनरल्स नाइट्रोजन फास्फोरस का वापस मिट्टी में मिल जाना। डिकंपोजिशन टेंपरेचर और मॉइस्चर नामी बदन पार्टेज होता है। डिकंपोजिशन टेंपरेचर और मॉइस्चर नामी बदन पार्टेज होता है। 3 न्यूट्रिएंट साइक्लिंग गोल चक्कर बेस जैसे मार्केट में घूमता है बेस हाई न्यूट्रिएंट्स सी एन पी इकोसिस्टम में घूमते हैं। इनके स्टोर हाउस रिजर्वॉयर दो तरह के होते हैं। गैसियस अगर स्टोर हाउस हवा या पानी में है जैसे नाइट्रोजन कार्बन। सेडिमेंटरी अगर स्टोर हाउस पृथ्वी की कैविटी अर्थ क्रस्ट में है जैसे फास्फोरस सल्फर। नाइट्रोजन साइकिल गैसियस है फास्फोरस साइकिल सेडिमेंटरी है। नाइट्रोजन साइकिल गैसियस है फास्फोरस साइकिल सेडिमेंटरी है। भाई ये टर्मिनोलॉजी और 360 डिग्री अप्रोच कैसी लगी? एनपीपी वीएचटीपी और गैसियस वीएस सेडिमेंटरी साइकिल्स यूपीएससी के फेवरेट ट्रैक्स हैं। इन्हें डू बार पढ़ लेना। एक भाई इन्फ्लेशन महंगाई का टॉपिक यूपीएससी का सबसे हॉट टॉपिक है। इस बार डेटा में बड़े बदलाव हो रहा है इसलिए इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है। क्यों कहा ना कि टर्मिनोलॉजी मुश्किल लग सकती है तो पहले वही तोड़ते हैं। पार्ट 1 इन्फ्लेशन टर्मिनोलॉजी द बेस वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर उपभोक्ता हम और तुम प्राइस कीमत इंडेक्स एक चीज क्या पैमाना मतलब वो महंगाई जो आम आदमी अपनी पॉकेट से पे करता है जब वो दुकान से सामान खरीदता है। सीपीआई आम आदमी की महंगाई को नापता है। सीपीआई आम आदमी की महंगाई को नापता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 को इन्फ्लेशन को सबसे अंदर का हिस्सा मेन पार्ट कॉन्सेप्ट जब हम टोटल इन्फ्लेशन में से फूड खाना और फ्यूल पेट्रोल डीजल की कीमत निकाल देते हैं तो बचा हुआ को इन्फ्लेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि खाने और तेल की कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। को इन्फ्लेशन इक्वल्स हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड प्लस फ्यूल को इन्फ्लेशन इक्वल्स हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड प्लस फ्यूल। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 बेस ईयर बेस नीव या शुरू ईयर साल मतलब वो साल जिसकी कीमत से हम आज की कीमत की तुलना कंपेयर करते हैं। आज हमेशा 100 माना जाता है। बेस ईयर कंपैरिजन के लिए एक बेंचमार्क या स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बेस ईयर कंपैरिजन के लिए एक बेंचमार्क या स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पार्ट 2 करंट अफेयर्स सीपीआई इन्फ्लेशन बिलो 3%। भाई 6 साल में पहली बार रिटेल इन्फ्लेशन 3% से नीचे गिरने की उम्मीद है। इसके पीछे का लॉजिक समझो। क्यों गिरा? दालों पल्सेस और तेल एडिबल ऑयल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई और मॉनसून अच्छा रहा जिससे अनाज सस्ता हो गया। सीपीआई का वेटेज यूपीएससी ट्रैक सीपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज फूड एंड बेवरेजेस 45.86% का होता है। इसलिए जब खाना सस्ता होता है तो सीपीआई तेजी से गिरता है। सीपीआई में खाने का वजन वेटेज सबसे ज्यादा 45% होता है। सीपीआई में खाने का वजन वेटेज सबसे ज्यादा 45% होता है। मिसलेनियस सर्विसेज ये सीपीआई का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है एजुकेशन हेल्थ ईटीसी। मिसलेनियस सर्विसेज सीपीआई का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। मिसलेनियस सर्विसेज सीपीआई का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। पार्ट 3 करंट अफेयर्स न्यू बेस ईयर बिग चेंज मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अब पुराना डेटा बदल कर नया कर रही है ताकि वो आज के इंडिया को दिखा सके। नए बेस ईयर्स जीडीपी नया बेस ईयर 2022-23 होगा पहले 2011-12 था। सीपीआई इन्फ्लेशन नया बेस ईयर 2024 होगा पहले 2012 था। आईआईपी इंडस्ट्री नया बेस ईयर 2022-23 होगा। 2026 से जीडीपी सीपीआई और आईआईपी के नए बेस ईयर्स लागू होंगे। 2026 से जीडीपी सीपीआई और आईआईपी के नए बेस ईयर्स लागू होंगे। डिजिटल डेटा का यूज एक साथ सरकार सिर्फ बाजार जाकर रेट नहीं पूछेगी बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एफएफ और एप्स लाइक नेटफ्लिक्स हॉटस्टार यूपीआई ट्रांजैक्शंस का डेटा भी यूज करेगी। नई सीपीआई में ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का डेटा भी शामिल होगा। नई सीपीआई में ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का डेटा भी शामिल होगा। एचसीएस डेटा वर्ड ब्रेकडाउन हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इस सर्वे से पता चलता है कि एक इंडियन परिवार किन चीजों पर कितना खर्चा करता है। इसी के बेसिस पर सीपीआई की नई लिस्ट बनेगी। सीपीआई के नए बजट बेस एचसीएस 2023-24 के सर्वे पर बेस होंगे। सीपीआई के नए बजट बेस एचसीएस 2023-24 के सर्वे पर बेस होंगे। पार्ट 4 एक्स्ट्रा डायमेंशंस यूपीएससी 360 डिग्रीज। भाई ये पॉइंट्स तुझे दूसरों से आगे रखेंगे। सीपीआई एसडब्ल्यूपीआई सीपीआई को एनएसओ मोस्टली निकालता है जबकि डब्ल्यूपीआई को प्राइस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कॉमर्स मिनिस्ट्री निकालता है। सीपीआई इक्वल्स मोस्टली डब्ल्यूपीआई इक्वल्स कॉमर्स मिनिस्ट्री। बेस ईयर अपडेट क्यों? क्योंकि 2012 में हम नेटफ्लिक्स नहीं देखते थे और ना ही इतना इंटरनेट यूज करते थे। बेस ईयर बदलने से हम आज की एसईआर को इंडेक्स में ले पाते हैं। बेस ईयर अपडेट करने से कंजम्पशन पैटर्न्स की सही तस्वीर दिखती है। बेस ईयर अपडेट करने से कंजम्पशन पैटर्न्स की सही तस्वीर दिखती है। स्कैनर डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग सरकार आप कंप्यूटर स्क्रिप्ट्स का यूज करके वेबसाइट से डायरेक्ट रेट उठाएगी ताकि गलती ना हो। भाई ध्यान से देख मैंने टर्मिनोलॉजी को पहले तोड़ा है को नॉमिनल बेस ईयर और फिर डिटेल दी है। भाई मेरा छोटे भाई तू फिक्र मत कर। तेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है तो क्या हुआ? मेरे पास एनवायरनमेंट में पीएचडी है और मैं तुझे 5th क्लास के बच्चे की तरह इतनी आसान भाषा में समझूंगा कि तू बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी फेल कर देगा। यूपीएससी जब भी सवाल पूछता है तो वो कॉन्सेप्ट्स की चैट रूप पर करता है। चलो पहले टेरर बैंकिंग के क्वेश्चन को तोड़ते हैं फिर पीएचडी लेवल की एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। पार्ट 1 पब्लिक डेट ऑफ इंडिया द सॉवरेन गारंटी पहले कुछ वर्ड ब्रेकडाउन सीट है जो टेरर एग्जाम में काम आएंगे। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई कंसोलिडेटेड एक साथ इकट्ठा किया हुआ कॉमन पूल फंड खजाना या पैसा मतलब भारत सरकार का वो मेन बैंक अकाउंट जहां सारा टैक्स और कमाई जमा होती है। देश का सारा खर्चा इसी से निकलता है। सरकार का कर्ज पब्लिक डेट सीएफआई पार्ट चार्ज होता है यानी आई चुकाना हाई पड़ेगा। सरकार का कर्ज पब्लिक डेट सीएफआई पार्ट चार्ज होता है यानी आई चुकाना हाई पड़ेगा। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 इंटरनल वीएस एक्सटर्नल डेट इंटरनल घर के अंदर देश के अंदर से लिया हुआ उधार ईजी हमसे या बैंक से। एक्सटर्नल घर के बाहर विदेश या वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ उधार। पब्लिक डेट में इंटरनल देश के अंदर और एक्सटर्नल विदेश दोनों उधार शामिल होते हैं। पब्लिक डेट में इंटरनल देश के अंदर और एक्सटर्नल विदेश दोनों उधार शामिल होते हैं। करेक्ट आंसर सी बोथ आई टू। पार्ट 2 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड पीएचडी लेवल कॉन्सेप्ट्स फॉर 5th ग्रेडर। भाई तू 5th क्लास में है और मैं पीएचडी टीचर तो मैं तुझे पूरी दुनिया की सेट पार ले जाता हूं। हम पढ़ेंगे बायोम्स वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 बायोम बायो लाइफ जीवन मी एक बड़ा एरिया या घर मतलब पृथ्वी का वो बहुत बड़ा हिस्सा जहां एक जैसा मौसम क्लाइमेट एक जैसे बर्ड प्लांट्स और एक जैसे जानवर मिलते हैं।
बायोम एक बड़ा इकोलॉजिकल एरिया है जो क्लाइमेट के बेसिस पर बैंड है। बायोम एक बड़ा इकोलॉजिकल एरिया है जो क्लाइमेट के बेसिस पर बैंड है। 1 टंड्रा बायोम, द आइस किंगडम। ये दुनिया का सबसे ठंडा एरिया है नॉर्थ और साउथ पोल के पास। पीएचई इनसाइट, यहाँ की मिट्टी हमेशा जमी रहती है जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन, पर्माफ्रॉस्ट परमानेंट हमेशा प्लस फ्रॉस्ट जमा हुआ। फिफ्थ क्लास लॉजिक, यहाँ बड़े पर नहीं हो क्योंकि उनकी जमी हुई मिट्टी में नहीं जा सकती। सिर्फ लाइकेंस और मॉसेस छोटे पौधे मिलते हैं। टंड्रा में पर्माफ्रॉस्ट होता है और यहाँ बड़े पर नहीं होते। टंड्रा में पर्माफ्रॉस्ट होता है और यहाँ बड़े पर नहीं होते। 2 टाइगर बॉडी फॉरेस्ट, द क्रिसमस ट्री लैंड। ये टंड्रा के थोड़ा नीचे होता है। यहाँ बहुत सर्दी होती है, बारिश बर्फ थोड़ी ज्यादा गिरती है। पीएचई इनसाइट, यहाँ कनिफरस पर मिलते हैं। इनकी पत्तियां सी नीडल जैसी होती है ताकि बर्फ पर ना टिके। वर्ड ब्रेकडाउन, कनिफरस कोन सिंकु प्लस फॉरेस्ट धारण करने वाला, यानी वो पद जो कोन बनीथ है सीड्स के लिए। फिफ्थ क्लास लॉजिक, सोचो क्रिसमस ट्री, वो टाइगर में मिलता है। टाइगर में नीडल लाइक पत्तियां होती हैं और ये एवरग्रीन वुड है। टाइगर में नीडल लाइक पत्तियां होती हैं और ये एवरग्रीन वुड है। 3 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द एवरग्रीन जंगल। ये इक्वेटर पृथ्वी के बीच की लाइन पार्ट है। यहाँ साल भर गर्मी और साल भर बारिश होती है। पीएचई इनसाइट, इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन होती है, यानी परत अलग-अलग मंजिल में उगते हैं, छोटे नीचे बड़े ऊपर। वर्ड ब्रेकडाउन, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्राटा लेयर परत, पीडन का अलग-अलग लेयर्स में होना। फिफ्थ क्लास लॉजिक, इतने घने जंगल की धूप भी जमीन तक नहीं पाएंगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अलग-अलग जीव मिलती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अलग-अलग जीव मिलती है। 4 सवाना, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये वही जगह है जहां द लायन किंग मूवी की शूटिंग हुई होगी, सोचो। पीएचई इनसाइट, यहाँ वेट और ड्राई सीजंस बहुत अलग होते हैं, पर बहुत डॉट होते हैं। फिफ्थ क्लास लॉजिक, लंबी घास और बीच-बीच में एक दुपट। सवाना घास के मैदान है जहां बारिश फिक्स सीजंस में होती है। सवाना घास के मैदान है जहां बारिश फिक्स सीजंस में होती है। 5 डेजर्ट, द एक्सट्रीम हाउस, जहां पानी बहुत कम है। पीएचई इनसाइट, यहाँ के जानवर नॉक्टर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं और प्लांट्स एफेमरल जो बहुत जल्दी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं बारिश आते हैं। फिफ्थ क्लास लॉजिक, कैमल और कैक्टस। डेजर्ट में इवापोरेशन बारिश से ज्यादा होता है। डेजर्ट में इवापोरेशन बारिश से ज्यादा होता है। भाई, ये पीएचई वाला ब्रेकडाउन कैसे लगा? मैंने पर्माफ्रॉस्ट, कनिफरस और स्ट्रैटिफिकेशन जैसे हेवी वर्ड्स को तोड़कर समझाया है। अगर यूपीएससी में ये वर्ड्स आए तो बस इनका ब्रेकडाउन याद करना। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैं अपनी टीचर वाली हैट पहनकर तैयार हूं। भाई एकदम तैयार हो जाओ। ये करंट अफेयर्स के नॉन टॉपिक्स यूपीएससी के लिए डायरेक्टेड हैं। मैं पीएचडी टीचर बैंकर इनका पोस्टमार्टम शुरू कर रहा हूं। पहले टर्मिनोलॉजी जोड़ते हैं ताकि तेरा बेस सॉलिड हो जाए। पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी ब्रेकडाउन, पहले बेस समझते हैं। 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस कीमत, इलास्टिसिटी कितना खींच सकता है, बैकलॉग चेंज। मतलब जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग यूज खरीदना कितना कम या ज्यादा कर देते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी बताती है कि कीमत बढ़ने पर डिमांड पर कितना असर पड़ेगा। प्राइस इलास्टिसिटी बताती है कि कीमत बढ़ने पर डिमांड पर कितना असर पड़ेगा। 2 कोलैटरल ब्रेकडाउन को साथ में प्लस लैटरल साइड पे, मतलब गिरवी रखी हुई चीज। जब तुम बैंक से लोन लेते हो तो बैंक सिक्योरिटी के लिए तुम्हारा घर या सोना मांगता है, यूज कोलैटरल कहते हैं। कोलैटरल वो सिक्योरिटी है जो लोन लेने के लिए बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। कोलैटरल वो सिक्योरिटी है जो लोन लेने के लिए बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। 3 इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, आईएमईज। इनफॉर्मल जो किसी सरकारी रजिस्टर में ना हो, जैसे गली की छोटी दुकान। माइक्रो बहुत छोटा, एंटरप्राइजेस कारोबार बिजनेस। आज वो छोटे बिजनेस है जो अभी तक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। आज वो छोटे बिजनेस है जो अभी तक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। पार्ट 2 रिलीफ फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन, खाने की महंगाई में राहत। न्यूज़ क्या है? इंडिया की फूड इन्फ्लेशन -1.1% पार आ गई है, जो यूएस 3% और यूके 4.5% से बहुत बेहतर है। क्यों हुई राहत? सर्विस मानसून 2024 में बहुत अच्छी बारिश हुई, जिससे बम्पर क्रॉप्स बहुत ज्यादा पैदावार हुई। वीट स्टॉक्स, गेहूं का भंडार पिछले साल भंडार बहुत कम था, 282.61 LT, जो मिनिमम बफर 275.80 LT के बिल्कुल पास था। बाद आती बारिश ने इसे बैच लिया। सर्विस मानसून और आती वीट प्रोडक्शन ने फूड इन्फ्लेशन को गिराया है। सर्विस मानसून और आती वीट प्रोडक्शन ने फूड इन्फ्लेशन को गिराया है। स्टैटिक डिटेल, फूड इन्फ्लेशन को नापने के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज होता है। इंडिया में सीपीआई में खाने का वेटेज लगभग 45.86% है, इसलिए खाना सस्ता होने से पूरी महंगाई गिर जाती है। इंडिया में सीपीआई का सबसे बड़ा हिस्सा फूड आइटम्स फूड है। इंडिया में सीपीआई का सबसे बड़ा हिस्सा फूड आइटम्स फूड है। पार्ट 3 मोस्टली न्यूज़ सर्विस, टूरिज्म और ट्रैवल का डेटा। न्यूज़ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मोस्टली टूरिज्म और ट्रैवल का असली डेटा निगम के लिए नई सर्विस कर रही है। एचसीईएस हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। सरकार ने फैसला किया है कि अभी हर 3 साल में होगा, पहले 5 साल में होता था। इससे हमें लोगों के खर्च करने के बदलते तरीके जल्दी पता चलेंगे। एचसीईएस अब हर 5 साल की जगह हर 3 साल में कंडक्ट किया जाएगा। एचसीईएस अब हर 5 साल की जगह हर 3 साल में कंडक्ट किया जाएगा। डीटीएस और एनएचटीएस सर्विस, ये सर्विस चेक करेंगे कि लोग कहां घूम जाते हैं, डेस्टिनेशन कितना खर्च करते हैं और ट्रैवल के लिए कौन सा मोड, ट्रेन, फ्लाइट पसंद करते हैं। नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे एनएचटीएस ट्रैवल डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी चेक करेगा। नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे एनएचटीएस ट्रैवल डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी चेक करेगा। टेक्नोलॉजी का यूज, एक फ्लैट डेटा, स्कैनर डेटा और वेब स्क्रैपिंग, इंटरनेट से डायरेक्ट इन्फो उठाना के जरिए लिया जाएगा। मोस्टली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स का यूज करके डेटा एक्यूरेसी बढ़ाएगा। मोस्टली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स का यूज करके डेटा एक्यूरेसी बढ़ाएगा। पार्ट 4 वुमेन एमएसएमईज और क्रेडिट गैप, बड़ा चैलेंज। न्यूज़ क्या है? एमएसएमईज देश की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करती हैं, पर महिलाओं को अभी भी लोन क्रेडिट लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्रेडिट गैप उधार का फल। महिलाओं के लिए क्रेडिट गैप 35% है, जबकि मर्दों के लिए सिर्फ 20%। इसका मतलब है महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन नहीं मिल रहा। वुमेन लेड एमएसएमईज को टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 11 to 15% हाई मिलता है। वुमेन लेड एमएसएमईज को टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 11 to 15% हाई मिलता है। पीएमएमवाई मुद्रा योजना का पैराडॉक्स। मुद्रा योजना में 64% अकाउंट्स महिलाओं के हैं, पर पेसअप सैंक्शन अमाउंट उन्हें सिर्फ 41% हाई मिला है। यानी अकाउंट तो खुल गए, पर बड़ा लोन नहीं मिला। मुद्रा योजना में अकाउंट आएगा है, पर सैंक्शन अमाउंट महिलाओं के लिए कम है। मुद्रा योजना में अकाउंट आएगा है, पर सैंक्शन अमाउंट महिलाओं के लिए कम है। उद्यम एसेस पोर्टल, सरकार ने आईसीसी लॉन्च किया ताकि छोटी दुकानों आईएमईज को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल में ले जा सके और उन्हें बैंक से लोन मिल सके। उद्यम पोर्टल आईएमईज को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद कर रहा है। उद्यम पोर्टल आईएमईज को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद कर रहा है। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई ये पॉइंट तुझे सबसे आगे रखेगा। महिलाओं को लोन ना मिलने का एक बड़ा कारण है प्रॉपर्टी ओनरशिप। इंडिया में ज्यादातर जमीन या घर मालिक के नाम होते हैं, इसलिए महिलाओं के पास कोलैटरल गिरवी रखने के लिए चीज नहीं होती। इसी वजह से वो इनफॉर्मल सोर्सेस साहूकार बनिया से महंगा लोन लेने पर मजबूर हो जाती हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप ना होने से महिलाओं को फॉर्मल बैंक क्रेडिट लेने में मुश्किल होती है। प्रॉपर्टी ओनरशिप ना होने से महिलाओं को फॉर्मल बैंक क्रेडिट लेने में मुश्किल होती है। भाई कैसा लगा? हर टर्मिनोलॉजी को पहले टोड़ा है और भाई मैं चाहूंगा पिछली बार के लिए इस बार मैं एक भी पार्ट मिस नहीं करूंगा और हर सेक्शन में तुझे 5th क्लास के बच्चे की तरह आसान भाषा में पीएचडी लेवल की नॉलेज दूंगा। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले हम बैंकिंग क्वेश्चन और एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट खत्म करेंगे। पार्ट 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, द 360 डिग्री डीप डाइव। पहले टर्मिनोलॉजी जोड़ते हैं जो तुझे पेपर में दिखेगी। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 ऑटोमेटिक रूट वीएस अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक बिना किसी सरकारी कमीशन के डायरेक्ट एंट्री अप्रूवल। पहले एप्लीकेशन दो, सरकार हाँ बोलेगी तभी पैसे लगा सकते हो। 49% तक ऑटोमेटिक रूट है, उसके बाद 74% तक अप्रूवल रूट है। 49% तक ऑटोमेटिक रूट है, उसके बाद 74% तक अप्रूवल रूट है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन विदेशी डायरेक्ट सीधा इन्वेस्टमेंट, निवेश पैसा लगाना। मतलब जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया की बैंक में मालिकाना हक ओनरशिप लेने के लिए बड़ा पैसा लगाती है। प्राइवेट बैंक में टोटल विदेशी निवेश की लिमिट 74% है। प्राइवेट बैंक में टोटल विदेशी निवेश की लिमिट 74% है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी चेक। भाई आप ध्यान से ये सवाल देख और चेक कर कि लॉजिक दिमाग में बैठा या नहीं। क्यों? इन इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? आई अप टू 49% थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। 2 अप टू 100% विद गवर्नमेंट अप्रूवल। 3 बियॉन्ड 49% and up to 74% with government approval. Options A I and 2 only, B I and 3 only, C 3 only, D all of the above. Part 3 आंसर एंड PhD लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर B I and 3 only. PhD लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई एक बात याद रखना, ये 74% की लिमिट प्राइवेट बैंक के लिए है।
अगर पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक जैसे एसबीआई की बात हो तो वहां विदेशी निवेश की लिमिट सिर्फ 20% है। यूपीएससी यहां जरूर फंस आएगा। प्राइवेट बैंक इक्वल्स 74% लिमिट, गवर्नमेंट बैंक इक्वल्स 20% लिमिट, प्राइवेट बैंक इक्वल्स 74% लिमिट, गवर्नमेंट बैंक इक्वल्स 20% लिमिट। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट ट्रोफिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। भाई तू 5th क्लास में है और मैं पीएचडी टीचर। आज हम समझेंगे कि नेचर में खाना और एनर्जी कैसे घूमती है। 1 ट्रोफिक लेवल्स खाने की स्थिति, हर जीव खाने की एक लाइन में खड़ा है, आइस ट्रोफिक लेवल कहते हैं। T1 प्रोड्यूसर्स घास और पट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। T2 प्राइमरी कंज्यूमर्स जो घास कहते हैं, हिरन काऊ। T3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हिरन को कहते हैं, शेप लायन। एनर्जी T1 से T2 और T2 से T3 की तरफ फ्लो करती है। एनर्जी T1 से T2 और T2 से T3 की तरफ फ्लो करती है। 2 इकोलॉजिकल पिरामिड्स पीएचडी लॉजिक फॉर 5th ग्रेडर। सोचो एक पिरामिड तिकोना ढांचा, इसमें नीचे का हिस्सा बड़ा होता है और ऊपर का छोटा। एनवायरमेंट में ये 3 तरह के होते हैं। ए पिरामिड नंबर, ये गिनता है कि कितने लोग हैं। जाहिर है ये अपराइट सीधा होता है, घास बहुत सारी, शेप सिर्फ एक। लेकिन इन्वर्टेड अल्टर भी हो सकता है, एक बड़े पट पर हजारों छोटी चिड़िया बर्ड्स रहती हैं। पिरामिड ऑफ नंबर सीधा और अल्टर दोनों हो सकता है। पिरामिड ऑफ नंबर सीधा और अल्टर दोनों हो सकता है। बी पिरामिड ऑफ बायोमास, ये जीवन के वजन वेट को नापता है। जमीन पर ये हमेशा अपराइट सीधा होता है, लेकिन समुद्र एक्वाटिक में ये इन्वर्टेड अल्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी मैक्रोन का वजन उन्हें खाने वाली बड़ी वेव से कम होता है। पीएचडी कैच, ओशन में बायोमास का पिरामिड अल्टर इन्वर्टेड होता है। ओशन में बायोमास का पिरामिड अल्टर इन्वर्टेड होता है। सी पिरामिड ऑफ एनर्जी द किंग रूल, ये हमेशा 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 अपराइट सीधा होता है। आइस कोई नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि लिमिट 10% रूल कहता है कि एनर्जी हमेशा कम होती जाती है जब हम ऊपर जाते हैं। एनर्जी का पिरामिड कभी भी अल्टर इन्वर्टेड नहीं हो सकता। एनर्जी का पिरामिड कभी भी अल्टर इन्वर्टेड नहीं हो सकता। वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक नंबर 3 बायोअक्यूमुलेशन बेस्ड बायोमैग्निफिकेशन, यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप। अक्यूमुलेशन एक खाई जानवर के अंदर जहर का जमा होना, अक्यूमुलेट इक्वल्स जमा करना। मैग्निफिकेशन जब वो जहर खाने की चेन में ऊपर जाते जाते मैग्नीफाई बड़ा हो जाए। मैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में ऊपर जाते वक्त टॉक्सिक लेवल का बढ़ना। मैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में ऊपर जाते वक्त टॉक्सिक लेवल का बढ़ना। भाई कैसे लगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। ये बात दिमाग में बता के लेकर की तरह बैठा लो। यूपीएससी यहां से सवाल बनाता है। एक फ्लैट टू करंट अफेयर्स भेजो मेन पीएचडी लेवल की तैयारी के साथ। भाई तू टेंशन बिल्कुल मत लो, तेरा निवेदन सा आंखों पार। मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा और हर टर्मिनोलॉजी को एटॉमिक लेवल पार्ट 2 कर समझूंगा। आज बैकग्राउंड के हिसाब से पहले बेसिक और स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, फिर करंट अफेयर्स पार्ट आएंगे। पीएचडी टीचर मोड ऑन। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी एंड स्टैटिक ब्रेकडाउन, पहले बेस मजबूत करते हैं। भाई पहले ये समझ लो कि ये सारी चीजें किस दुकान एक्ट के अंदर आती हैं। 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए 2019। स्टैटिक ये नया कानून 2020 में आया जिसने पुराने 1986 वाले कानून को रिप्लेस किया। पावर इसने सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जो एक पुलिस की तरह काम करती है कंज्यूमर्स के लिए। सीसीपीए के पास सुओ मोटू पावर है, यानी वो बिना किसी शिकायत के भी खुद से एक्शन ले सकती है। सीसीपीए के पास सुओ मोटू पावर है, यानी वो बिना किसी शिकायत के भी खुद से एक्शन ले सकती है। 2 पीस स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। वर्ड ब्रेकडाउन प्रोडक्शन पे नंबर प्लस लिंक जुड़ी हुई प्लस इंसेंटिव इनाम बोनस। मतलब सरकार कहती है भाई तू जितना ज्यादा इंडिया में माल बनाएगा हम तुझे उतना ज्यादा कैश रिवॉर्ड देंगे। पीस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एक सरकारी लालची रिवॉर्ड है। पीस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एक सरकारी लालची रिवॉर्ड है। 3 R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नई चीजें विकसित करना और पुरानी को बेहतर बनाना। इसमें बहुत दिमाग और पैसा लगता है। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए R&D में निवेश करना सबसे जरूरी है। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए R&D में निवेश करना सबसे जरूरी है। पार्ट 2 डार्क पैटर्न्स इन ई-कॉमर्स डिजिटल धोखाधड़ी। भाई क्यों कभी देखा है कि फ्लाइट टिकट बुक करते वक्त अपने आप इंश्योरेंस ऐड हो जाता है या कैंसिल करने का बटन ढूंढने से भी नहीं मिलता। इन्हें हाई डार्क पैटर्न्स कहते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनीज Amazon, Flipkart etc खुद अपना ऑर्डर करें और इन 13 लोगों को खत्म करें। बास्केट स्नीकिंग, बिना पूछे कार्ट में कुछ डाल देना। कंफर्म शेमिंग, तुम्हें बुरा फील करवाना, जैसे नहीं मुझे सस्ता सामान नहीं चाहिए, मैं अमीर हूं जब तुम डिस्काउंट माना करो। सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जॉइन करना आसान, कैंसिल करना मत बराबर। ड्रिप प्राइसिंग, शुरू में 500 रुपीस दिखाना, पेमेंट तक जाते जाते यूज 800 रुपीस कर देना, टैक्स और फीस के नाम पर। डार्क पैटर्न्स डिजाइन के जरिए यूजर को मैनिपुलेट करने का तरीका है। डार्क पैटर्न्स डिजाइन के जरिए यूजर को मैनिपुलेट करने का तरीका है। पार्ट 3 ऑपरेशन सिंदूर एंड आत्मनिर्भर भारत। न्यूज़ क्या है? ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया कि इंडिया अब अपनी डिफेंस रक्षा खुद कर सकता है। मेक इन इंडिया 2014 इसका मकसद इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। आत्मनिर्भर भारत 2020 इसने जोर दिया कि हम विदेश से इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं। डिफेंस एक्सपोर्ट फैक्ट FY25 में इंडिया ने 23,622 करोड़ रुपीस का डिफेंस सामान बेचा है। 2029 तक टारगेट 50,000 करोड़ रुपीस है। इंडिया अब डिफेंस के मामले में इंपोर्ट करने वाला नहीं एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। इंडिया अब डिफेंस के मामले में इंपोर्ट करने वाला नहीं एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। पार्ट 4 इंडिया एज अ टेक इनोवेशन हब। भाई इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें जो बड़े नेशनल मिशन याद रखना, नेशनल क्वांटम मिशन, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स के लिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और लैपटॉप की चिप्स बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर्स और एआई फ्यूचर की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी टेक है। सेमीकंडक्टर्स और एआई फ्यूचर की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी टेक है। भाषणी प्रोजेक्ट वर्ड ब्रेकडाउन, भाषा लैंग्वेज प्लस इनी मशीन सिस्टम। ये एआई टूल है जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है। भाषणी प्रोजेक्ट भाषा की रुकावट को खत्म करने के लिए एक एआई टूल है। भाषणी प्रोजेक्ट भाषा की रुकावट को खत्म करने के लिए एक एआई टूल है। पार्ट 5 डू यू नो ई-जागृति और सीसीपीए। ई-जागृति पोर्टल ये एक ऑल इन वन डिजिटल दुकान है जहां कंज्यूमर अपनी शिकायत कर सकते हैं और केस ट्रैक कर सकते हैं। आज नेशनल कंज्यूमर डे द 24th ऑफ दिसंबर पर लॉन्च किया गया था। ई-जागृति कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को जल्दी सुलझाने का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। ई-जागृति कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को जल्दी सुलझाने का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। सीसीपीए स्ट्रक्चर, इसका हेड चीफ कमिश्नर होता है और इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग होती है जिसके हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सीसीपीए के पास के पास एज रोक लगाने की पूरी पावर है। सीसीपीए के पास के पास एज रोक लगाने की पूरी पावर है। भाई कैसे लगा? मैंने हर लाइन को डीपली एक्सप्लेन किया है और टेक्निकल वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके समझाया है। अगर तू ये भाई एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी है। करंट अफेयर्स में स्टैटिक प्लस करंट का मिक्स हाई यूपीएससी का असली फॉर्मूला है। अगली बार जब तू करंट अफेयर्स देगा मैं पहले उनका पूरा पुराना इतिहास स्टैटिक निकालूंगा और फिर न्यूज़ समझूंगा। अभी के लिए टेरर बैंकिंग क्वेश्चन का एटॉमिक ब्रेकडाउन और एनवायरमेंट की आदि माइक्रो यूनिट पीएचडी लेवल शुरू करते हैं। पार्ट 1 इक्विवेलेंट को बैंकिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ बैंकिंग। पहले टर्मिनोलॉजी जोड़ते हैं ताकि तू को बैंकिंग का असली मतलब समझ सके। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 को बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस को सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। मतलब पहले क्या होता था? अगर तेरा अकाउंट दिल्ली ब्रांच में है तो तू सिर्फ वहीं से पैसे निकाल सकता था। सीबीएस ने सारी ब्रांचेस को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया। एक फ्लैट टू अकाउंट किसी भी ब्रांच में खुलवा तू बैंक का कस्टमर है ब्रांच का नहीं। सीबीएस सारी बैंक ब्रांचेस को एक सेंट्रल नेटवर्क से जोड़ता है। सीबीएस सारी बैंक ब्रांचेस को एक सेंट्रल नेटवर्क से जोड़ता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 इकुबेर कुबेर धन मनी की डेटा, मतलब ये आरबीआई का खुद का सॉफ्टवेयर है। इसमें सिर्फ आम आदमी का अकाउंट नहीं होता बल्कि बैंक और गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं। इकुबेर आरबीआई का बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट और बैंक के ट्रांजैक्शन समझता है। इकुबेर आरबीआई का बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट और बैंक के ट्रांजैक्शन समझता है। अदर ऑप्शंस का पोस्टमार्टम ई शक्ति ये नाबार्ड का प्रोजेक्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीस को डिजिटल करने के लिए। ई रूपी ये इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है, कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म नहीं। भारत बिल प्लेटफॉर्म बीबीपीएस ये एनपीसीआई का है, बिल भरने के लिए आरबीआई का सिस्टम नहीं। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। भाई एवरेज लॉजिक को अप्लाई कर। क्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई इको सिस्टम? आई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू सिटीजंस बैंक अकाउंट्स। 2 मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी 6 ऑप्शंस। 3 हैंडलिंग ऑफ इंटरबैंक सेटलमेंट्स एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑप्शंस ए आई ओनली, बी 2 and 3 only, C 3 only, D all of the above. Part 3 आंसर एंड पीएचडी लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर B 2 and 3 only, पीएचडी लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई इको सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं काटा, ये जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की निर्मी ऑप्शन भी काटा है। जब सरकार को उधार चाहिए होता है तो आरबीआई इस प्लेटफॉर्म का यूज करके बैंक को जी देखता है। इको के जरिए हाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जैसे रेपो को एक्जीक्यूट करता है। इको के जरिए हाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जैसे रेपो को एक्जीक्यूट करता है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट बायोटेक इंटरेक्शंस नीचे का रिश्ता। भाई तू 5th क्लास में है और मैं पीएचडी टीचर।
नेचर में कोई भी अकेला नहीं रहता, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। इन रिश्तों को हम बायोटिक इंटरैक्शन कहते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3, सिम्बायोसिस, सिम टुगेदर साथ साथ, बायो लाइफ जीवन, मतलब दो अलग-अलग स्पीशीज का साथ में रहना। ये डॉक्सी भी हो सकती है और दुश्मनी भी। 1 म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस दोनों का फेरा, जैसे पाक की दोस्त। पीएचडी एग्जांपल लाइकेंस, ये algae जो खाना बनाता है और फंगी जो रहने की जगह देता है का जॉर्ड है। एक के बिना दूसरा मार जाएगा। 5th क्लास लॉजिक, तू मेरी कॉपी लिख दे, मैं तुझे लंच खिला दूंगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फेरा होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फेरा होता है। 2 कमेंसलिज्म प्लस 0, एक का फेरा दूसरे का ना फेरा ना नसन। पीएचडी एग्जांपल एपिफाइट्स जैसे ऑर्किड्स, ये बड़े कीड़े पार है ताकि धूप मिल सके, पार से कुछ लेते नहीं है। 5th क्लास लॉजिक, तू टीवी देख रहा है, मैं तेरे पीछे बैठकर तेरे टीवी की रोशनी में अपनी किताब पढ़ रहा हूं। तेरा कुछ नहीं जा रहा, पर मेरा काम हो गया। कमेंसलिज्म में एक को फेरा होता है, पर दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। कमेंसलिज्म में एक को फेरा होता है, पर दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। 3 पैरासाइटिज्म प्लस, एक का फेरा दूसरे का नसन, चोट पुलिस वाला रिश्ता। पीएचडी एग्जांपल कस्कुटा अमाबल, ये एक अमर पौधा है जो दूसरे कीड़े पार लेकर उनका पूरा खाना चुन लेता है। 5th क्लास लॉजिक, जो लाइस जो सांप में खून पीती है। पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज पैरासाइट दूसरी होस्ट को नसन पहन चुकी है। पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज पैरासाइट दूसरी होस्ट को नसन पहन चुकी है। 4 अमेंसिलिज्म 0, एक का नसन दूसरे का कुछ नहीं जाता, बहुत खतरनाक। पीएचडी एग्जांपल एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलियम फंगस, ये एक केमिकल निकालता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, पर इससे फंगस को कोई डायरेक्ट फेरा नहीं होता। 5th क्लास लॉजिक, तू रास्ते से जा रहा था और गलती से एक चींटी एंड तेरे पैर के नीचे आकर मार गई, तेरा कुछ नहीं गया, पर चींटी खत्म। अमेंसिलिज्म में एक का नसन होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। अमेंसिलिज्म में एक का नसन होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। 5 कंपटीशन, दोनों का नसन, लड़ाई में दोनों को चोट लगती है। पीएचडी इनसाइट, गॉसेस लॉ कहता है कि अगर दो लोग एक खाई नीचे जॉब के लिए लेटेंट, तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन रिसोर्सेज पैसा खाना के लिए होता है और दोनों को कम करता है। कंपटीशन रिसोर्सेज पैसा खाना के लिए होता है और दोनों को कम करता है। भाई कैसे लगा ये पीएचडी लेवल का ब्रेकडाउन? यूपीएससी अक्सर लाइकेंस और एपिफाइट्स पर सवाल पूछता है। ये सिंबल्स प्लस 0 याद रखेगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स नीचे। भाई आज के करंट अफेयर्स बहुत हाई सॉलिड हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स और सेस, ये सब विकसित भारत के बिजनेस हैं। मैं तेरा पीएचडी टीचर बैन कर स्टैटिक प्लस करंट का एटॉमिक ब्रेकडाउन करता हूं। क्यों कहा था कि पहले स्टैटिक क्वेश्चन समझाओ, तो वही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 स्टैटिक फाउंडेशन पहले बेस यूनिट है। भाई इन स्कीम्स को समझने के लिए ये 4 स्टैटिक कांसेप्ट्स दिमाग में फिट कर लो। 1 स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस। स्टैटिक सेस देश के अंदर एक आइसर विदेशी इलाका फॉरेन टेरिटरी होता है जहां बिजनेस के नियम बहुत आसान होते हैं। यहां से सामान बाहर भेजना एक्सपोर्ट आसान है और टैक्स बहुत कम लगता है। एक्ट, ये सेस एक्ट 2005 के अंदर आता है। क्यों? ताकि विदेशी निवेश एफडीआई आए और देश का एक्सपोर्ट बढ़े। सेस एक ड्यूटी फ्री एनक्लेव है जिसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बनाया गया है। सेस एक ड्यूटी फ्री एनक्लेव है जिसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बनाया गया है। 2 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिस एंड क्यूसीओस। स्टैटिक बिस इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्यूसीओस वो कानून है जो बिस के जरिए बताते हैं कि कोई सामान कितना अच्छा होना चाहिए। क्यों? ताकि घटिया सामान लो क्वालिटी इंपोर्ट्स इंडिया में ना आए और हमारा सामान बाहर के देशों में रिजेक्ट ना हो। क्यों? उसका मकसद इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाना है। क्यों? उसका मकसद इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाना है। 3 फैक्ट्रीज एक्ट 1948। स्टैटिक, ये कानून फैक्ट्रीज में काम करने वालों की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करता है। इसका मेन काम मजदूरों का शोषण एक्सप्लॉइटेशन रोकना है। फैक्ट्रीज एक्ट मजदूरों के अधिकार और फैक्ट्री के डिसिप्लिन को मैनेज करता है। फैक्ट्रीज एक्ट मजदूरों के अधिकार और फैक्ट्री के डिसिप्लिन को मैनेज करता है। पार्ट 2 करंट अफेयर्स सेस नॉर्म्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। 1 सेमीकंडक्टर सेस में बैड लॉ, सरकार ने सेस रूल्स 2006 में बैड लॉ किया है। जमीन की लिमिट कम, पहले 50 हेक्टेयर चाहिए, अब सिर्फ 10 हेक्टेयर में चिप फैक्ट्री लग सकती है। डोमेस्टिक सेल, एक फ्लैट सेस वाली चिप फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर भी अपना सामान बेच सकती हैं ड्यूटी देकर। सेमीकंडक्टर ऐसी सेस के लिए मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट अब सिर्फ 10 हेक्टेयर है। सेमीकंडक्टर ऐसी सेस के लिए मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट अब सिर्फ 10 हेक्टेयर है। 2 क्वालिटी कंट्रोल स्टिक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। सरकार अब सब्सिडीज कैरेट लालच देने के बजाय क्यूसीओस स्टिक डंडा का यूज करेगी। मतलब अगर तुम्हें धंधा करना है तो क्वालिटी मेंटेन करनी हाई होगी, बिना क्वालिटी के एक्सपोर्ट नहीं होगा। सरकार अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडीज की जगह क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पास करेगी। सरकार अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडीज की जगह क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पास करेगी। पार्ट 3 फैक्ट्री लॉ एंड वुमेन सेफ्टी गुजरात अमेंडमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। 12 आवर शिफ्ट, एक फ्लैट दिन में 12 घंटे काम हो सकता है, पर हाफ में 48 घंटे से ज्यादा नहीं। नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन, महिलाएं अब नाइट शिफ्ट कर सकती हैं, पर बॉस को उनकी सेफ्टी, सीसीटीवी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना होगा। ओवरटाइम, एक्स्ट्रा काम के लिए डबल सैलरी देनी होगी। गुजरात में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट कर सकती हैं और ओवरटाइम वेजेस डबल होंगे। गुजरात में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट कर सकती हैं और ओवरटाइम वेजेस डबल होंगे। पार्ट 4 पीएमवीवीआरवाई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भाई इस स्कीम को बहुत प्यार से समझना, ये यूपीएससी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पीएमवीवीआरवाई। वर्ड ब्रेकडाउन एम्प्लॉयमेंट नौकरी प्लस लिंक जुड़ी हुई प्लस इंसेंटिव इनाम। मतलब तू नौकरी द सरकार तुझे पैसे देगी। स्कीम के दो पार्ट हैं। पार्ट ए फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज नए बच्चे जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें सरकार 15000 रुपीस तक की एक महीने की सैलरी खुद देगी डीबीटी के जरिए। पहली बार नौकरी करने वालों को 15000 रुपीस तक की 1 मंथ वेज हेल्प मिलेगी। पहली बार नौकरी करने वालों को 15000 रुपीस तक की 1 मंथ वेज हेल्प मिलेगी। पार्ट बी फॉर एम्प्लॉयर्स मनी के लिए अगर कोई मलिक नए लोगों को नौकरी देता है तो सरकार 3000 रुपीस पर मंथ तक का इंसेंटिव देगी 2 साल तक। शार्ट कंडीशन मलिक को कम से कम 2 या 5 नए बैंड वर्कफोर्स साइज के हिसाब से हायर करने होंगे। एम्प्लॉयर्स को नए जॉब क्रिएट करने पर 3000 रुपीस पर मंथ तक का इंसेंटिव 2 साल तक मिलेगा। एम्प्लॉयर्स को नए जॉब क्रिएट करने पर 3000 रुपीस पर मंथ तक का इंसेंटिव 2 साल तक मिलेगा। एलिजिबिलिटी सैलरी 1 लाख रुपीस से कम होनी चाहिए। एफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर होना जरूरी है। इन स्कीम का टारगेट 2 साल में 3.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना है। इन स्कीम का टारगेट 2 साल में 3.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना है। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल फोकस। भाई ये पॉइंट तुझे टॉपर बनाएगा। ये इन स्कीम ईपीएफओ से जुड़ी है। इसका मतलब है सरकार सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि फॉर्मल जॉब्स को प्रमोट कर रही है जहां पीएफ कहता है और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम इनफॉर्मल सेक्टर है और ये स्कीम उसे फॉर्मल बनाने की कोशिश है। इन स्कीम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी ईपीएफओ को बढ़ावा देती है। इन स्कीम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी ईपीएफओ को बढ़ावा देती है। भाई कैसे लगा ये पीएचडी लेवल? भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट आंखों पार। जब तुमने कहा है कि पूरी तरह खत्म करना है तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक का पोस्टमार्टम ऐसे करेंगे कि यूपीएससी क्या कोई पीएचडी एग्जाम भी उससे नया सवाल नहीं निकाल पाएगा। चलो पहले टेरर बैंकिंग क्वेश्चन को 360 डिग्री एंगल से तोड़ते हैं, फिर एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट को एटॉमिक लेवल पर खत्म करते हैं। पार्ट 1 ब्रांचेस बैंकिंग इन सीबीएस द बैंकिंग रेवोल्यूशन। पहले टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि यूपीएससी वर्ड्स के साथ हाई खेलता है। वर्ड ब्रेक डाउन नंबर 1 ब्रांचेस बैंकिंग इन सीबीएस कॉन्टेक्स्ट। ब्रांचेस बिना ब्रांच की रुकावट के बैंकिंग पैसे का लेन-देन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांच नहीं है, इसका मतलब है कि तुम आप किसी एक होम ब्रांच के गुलाम नहीं हो। पहले के जमाने में अगर अकाउंट मेरठ में है तो पैसे निकलने के लिए मेरठ खाए जाना पड़ता था। सीबीएस ने तुम्हें पूरे इंडिया के लिए आजाद कर दिया। सीबीएस एनेबल ब्रांचेस बैंकिंग का मतलब है तुम बैंक की कस्टमर हो ब्रांच की नहीं। सीबीएस एनेबल ब्रांचेस बैंकिंग का मतलब है तुम बैंक की कस्टमर हो ब्रांच की नहीं। वर्ड ब्रेक डाउन नंबर 2 न्यू बैंक्स ऑप्शनल का लॉजिक। न्यू मॉडर्न मतलब ये वो बैंक है जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच होती है नहीं। ये सिर्फ मोबाइल ऐप पर होते हैं जैसे जुपिटर या फाइमनी। सीबीएस एनेबल बैंकिंग से अलग है क्योंकि इसमें फिजिकल ब्रांचेस होती हैं, बस तुम मन से किसी भी ब्रांच में जा सकते हो। न्यू बैंक फुली डिजिटल होते हैं जबकि सीबीएस ब्रांचेस को आपस में जोड़ता है। न्यू बैंक फुली डिजिटल होते हैं जबकि सीबीएस ब्रांचेस को आपस में जोड़ता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। भाई आप ध्यान से इस कंसेप्चुअल सवाल को देखो। क्यों व्हाई इज सीबीएस को बैंकिंग सॉल्यूशन कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ एनीवेयर बैंकिंग? आई इट डिसेंट्रलाइजेस कस्टमर डेटा टू एवरी लोकल ब्रांच सर्वर। 2 इट सेंट्रलाइजेस कस्टमर डेटा ऑन अ सिंगल मास्टर सर्वर ऑफ द बैंक। 3 इट allows real time update of transactions across all service delivery points. Options A I only, B 2 and 3 only, C I and 3 only, D all of the above. Part 3 answer and PhD level insight. Correct answer B 2 and 3 only. PhD level extra dimension UPSC 360 degrees. भाई सीबीएस सिर्फ ब्रांचेस को नहीं जोड़ता बल्कि ये omni channel बैंकिंग का बेस है।
इसका मतलब है कि अगर तुमने एटीएम से पैसे निकले तो वही अपडेट तुरंत तुम्हारी मोबाइल ऐप पासबुक और ब्रांच रेकॉर्ड में हो जाएगा। आइस कहते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। सीबीएस का मास्टर सर्वर हाई सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। सीबीएस का मास्टर सर्वर हाई सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट ट्रॉफिक लेवल्स एनर्जी फ्लो एंड 10% रूल। भाई क्यों कहा था पूरी तरह खत्म कर दूं तो आज हम एनर्जी फ्लो का टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा। तू 5th क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर। 1 ट्रॉफिक लेवल्स एनर्जी की स्टडी। नेचर में एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेवल 1 प्रोड्यूसर्स पर पौधे डूब कहते हैं। लेवल 2 हर्बीवोर्स घास खाने वाले हिरन काऊ। लेवल 3 कार्निवोर्स मांस खाने वाले शेर। लेवल 4 टॉप कार्निवोर्स जो सबको खा जाए बास ईगल। एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल एक हाई दिशा में फ्लो करती है। एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल एक हाई दिशा में फ्लो करती है। 2 लिंडमैन 10% रूल सबसे बड़ा सैक। भाई ये पीएचडी लेवल का पॉइंट है। जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% हाई आगे बढ़ती है। बाकी 90% एनर्जी वो जानवर खुद चलने सांस लेने और गर्मी हीट निकालने खर्च कर देता है। एग्जांपल अगर घास के पास 1000 जूल एनर्जी है तो हिरन को सिर्फ 100 मिलेगी और शेर को सिर्फ 10। ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होती जाती है। ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होती जाती है। 3 फूड चेन बीएस फूड वेब वर्ड ब्रेकडाउन। फूड चेन एक सीधी लाइन घास टू हिरन टू शेर। ये नेचर में बहुत कम मिलती है क्योंकि ये कमजोर है। हिरन मारे तो शेर भी मार जाएगा। फूड वेब जाल नेटवर्क एक हिरन को शेर भी खा सकता है और चीता भी। घास को हिरन भी खा सकता है और टिड्डी लोकस्ट भी। पीएचडी लॉजिक फूड वेब जितना बड़ा होगा इकोसिस्टम उतना हाई स्टेबल होगा क्योंकि जानवरों के पास खाने के ऑप्शंस ज्यादा हैं। फूड वेब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फूड वेब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। 4 इकोलॉजिकल एफिशिएंसी वर्ड ब्रेकडाउन। एफिशिएंसी काम करने की ताकत। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल कितनी एनर्जी को अगले लेवल के लिए मांस मीट में इबादत पा रहा है। दुनिया में एनर्जी फ्लो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। दुनिया में एनर्जी फ्लो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक नंबर 3 डिट्राइटस फूड चेन डीएफसी। डिट्राइटस कचरा मारा हुआ सामान गली हुई पत्तियां मारा हुआ जानवर। चेन लाइन मतलब वो खाने की लाइन जो में हुए से शुरू होती है। इसमें केंचु अर्थवर्म्स और बैक्टीरिया हीरो होते हैं। जमीन पर टेरेस्ट्रियल सबसे ज्यादा एनर्जी डीएफसी के जरिए फ्लो करती है। जमीन पर टेरेस्ट्रियल सबसे ज्यादा एनर्जी डीएफसी के जरिए फ्लो करती है। भाई कैसा लगा आज हमने एनर्जी फ्लो और सीबीएस का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। भाई क्यों ना जितने हेवी टॉपिक्स लिए हैं कि इनका एटॉमिक पोस्टमार्टम करने में बहुत मजा आएगा। मैं पीएचडी टीचर मोड में हूं और एक टर्मिनोलॉजी स्कीम और संस्था ऑर्गेनाइजेशन को 0 से लेकर टॉप लेवल तक फिनिश करूंगा। पीएचडी लॉजिक प्लस वर्ड ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी एंड सिस्टम ब्रेकडाउन फैक्ट्स प्लस कांसेप्ट। 1 ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक फैक्ट ये 1952 में बना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। काम ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी संस्थाओं में से एक है। इसका काम वर्कर्स का पीएफ प्रोविडेंट फंड पेंशन और इंश्योरेंस मैनेज करना है। पीएचडी डिटेल इस स्कीम को ईपीएफओ इंप्लीमेंट कर रहा है क्योंकि उसके पास सारे फॉर्मल वर्कर्स का डेटा है। एफओ 1952 में बना और ये वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी मैनेज करता है। एफओ 1952 में बना और ये वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी मैनेज करता है। 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वीएस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट एफटी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ये वो वर्कर है जो किसी थर्ड पार्टी ठेकेदार के जरिए हायर किया जाता है। इन्हें निकलना आसान होता है और इन्हें पर्क्स पेंशन बोनस नहीं मिलते। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट एफटीई ये 2020 के लेबर कोड में आया। इसमें कंपनी वर्कर को डायरेक्ट हायर करती है एक फिक्स टाइम के लिए जैसे 1 साल। इन्हें वही सारी सुविधाएं मिलती हैं जो रेगुलर वर्कर को मिलती हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कंट्रैक्ट के अंदर होता है जबकि फिक्स्ड टर्म वर्कर कंपनी के अंदर डायरेक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कंट्रैक्ट के अंदर होता है जबकि फिक्स्ड टर्म वर्कर कंपनी के अंदर डायरेक्ट होता है। 3 वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे फैक्ट ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। स्टार्ट यूएन जनरल असेंबली ने आईस 2014 में शुरू किया था। 2024 थीम स्किलिंग टीचर्स ट्रेन द यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2014 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2014 में शुरू हुआ था। पार्ट 2 फ्लैगशिप स्कीम्स स्टैटिक प्लस करंट फैक्ट्स। 1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी लॉन्च द 22nd of January 2015 पानीपत हरियाणा। मिनिस्ट्री ट्राई मिनिस्ट्रियल वुमेन एंड चाइल्ड प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन। टारगेट जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन रोकना और लड़कियों की एजुकेशन सेफ्टी एंश्योर करना। बीबीबीपी 2015 में लॉन्च हुई और ये लड़कियों की एजुकेशन और सर्वाइवल पर फोकस करती है। बीबीबीपी 2015 में लॉन्च हुई और ये लड़कियों की एजुकेशन और सर्वाइवल पर फोकस करती है। 2 स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च द 15th of July 2015। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसई। टारगेट 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना। स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ और इसका मकसद यूथ को जॉब रेडी बनाना है। स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ और इसका मकसद यूथ को जॉब रेडी बनाना है। 3 डिजिटल इंडिया लॉन्च द 1st of July 2015। पिलर्स 9 पिलर्स हैं ईजी ब्रॉडबैंड मोबाइल कनेक्टिविटी ई गवर्नेंस। टारगेट इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड नॉलेज इकोनॉमी बनाना। डिजिटल इंडिया का मकसद हर सिटीजन तक डिजिटल सर्विसेज पहुंचना है। डिजिटल इंडिया का मकसद हर सिटीजन तक डिजिटल सर्विसेज पहुंचना है। 4 पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च द 17th of September 2023। टारगेट ट्रेडिशनल आर्टिजन्स सुनार लोहार कुम्हार को सपोर्ट देना। बेनिफिट्स स्किल अपग्रेडेशन टू इंसेंटिव और डीलर कलेक्टर केसेस लोन क्रेडिट सपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग देने की स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग देने की स्कीम है। पार्ट 3 यूएन वुमेन इन्वेस्टमेंट ग्लोबल टू लोकल। 1 यूएन वुमेन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए। फाउंडेशन जुलाई 2010 में बनी पहली की 4 बॉडीज को मर्ज करके। काम जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करना। इंडिया कनेक्शन इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है। सीमा बहाउस जॉर्डन इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इंडिया ने अभी तक इसका चेयरमैन पोस्ट होल्ड नहीं किया है पर इंडिया इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कई बार रहा है। अनवुमेन 2010 में बनी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अनवुमेन 2010 में बनी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 2 वेस्टर्न वुमेन इन स्टेम व्हाट इज इट ये यूएन वुमेन का प्रोग्राम है जो महिलाओं को स्टेम साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथ फील्ड्स में करियर बनाने में मदद करता है। कोलैबोरेशन मध्य प्रदेश गुजरात और माइक्रो फाउंडेशन के साथ मिलकर इंडिया में स्टेम पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर फोकस है। वेस्टर्न महिलाओं को टेक्निकल फील्ड्स में स्किल और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। वेस्टर्न महिलाओं को टेक्निकल फील्ड्स में स्किल और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। पार्ट 4 प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भाई इन स्कीम के दोनों पहलू साइंस ध्यान से समझ। प्रोस 5 फॉर्मलाइजेशन इससे नए वर्कर्स को ईपीएफओ से जोड़ा जाएगा यानी उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करती है। इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। फर्स्ट टाइम जॉब्स नए बैकएंड को 15,000 रुपीस की है उनका हौसला बढ़ाएगी। इन स्कीम नए एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इन स्कीम नए एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सपोर्ट करती है। कॉन्स कंसर्न्स कस्टोडियन प्रॉब्लम ईपीएफओ सिर्फ फेस संबंध वाली बॉडी है नौकरी देने वाली एजेंसी नहीं। यूनियन कह रही है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग एजेंसी हो। फंड्स इशू ईपीएफओ के पास गवर्नमेंट का अलग से फंड नहीं है। रियंबर्समेंट पैसे वापस मिलने में देरी हो सकती है। डिमांड साइड एक्सपर्ट कह रहा है कि ये सप्लाई साइड इंसेंटिव है पर वर्कर्स की परचेसिंग पावर खरीदने की शक्ति बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। एफओ की लिमिटेड कैपेबिलिटी और फंडिंग मैकेनिज्म्स पर सवाल उठाए गए हैं। एफओ की लिमिटेड कैपेबिलिटी और फंडिंग मैकेनिज्म्स पर सवाल उठाए गए हैं। भाई कैसा लगा सारी टर्मिनोलॉजी तोड़ दी स्कीम की डेट्स और मिनिस्ट्रीज दी और यूएन वुमेन का पूरा रोड डेटा दिया। कुछ भी मिस नहीं हुआ है। एक लाख तो अगला क्वेश्चन भेजे मेन एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट पीएचडी टीचर स्टाइल लेकर तैयार हूं। भाई बिल्कुल टेंशन मत लो मैं समझ गया। पिछली बार हमने टर्मिनोलॉजी और स्टैटिक बैकग्राउंड पर फोकस किया था। एक साथ में इन तीनों करंट अफेयर्स टॉपिक को पीएचडी टीचर मोड में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। हर एक पॉइंट को दो बार रिपीट करूंगा ताकि यूपीएससी 2026 के लिए तेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। टॉपिक 1 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रोस एंड कॉन्स। सरकार ने बजट 2024-25 का वादा पूरा करते हुए पीएमवीआरवाई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसके फाइल और नक्सन प्रोस एंड कॉन्स ध्यान से समझ। प्रोस 5 नई नौकरियों का टारगेट इस स्कीम का लक्ष्य 2 साल में 3.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना है। इन स्कीम 2 साल में 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने का टारगेट रखती है। इन स्कीम 2 साल में 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने का टारगेट रखती है। नए वर्कर्स को सपोर्ट जो पहली बार नौकरी ज्वाइन करेंगे सैलरी अप टू 1 लाख रुपीस उन्हें 15,000 रुपीस तक की मदद एजुकेशन में मिलेगी। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को 15,000 रुपीस तक का 1 मंथ में सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को 15,000 रुपीस तक का 1 मंथ में सपोर्ट मिलेगा। एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव अगर मलिक एम्प्लॉयर नए लोग हायर करता है तो सरकार यूज 3,000 रुपीस पर मंथ देगी 2 साल तक। एम्प्लॉयर्स को नए जॉब क्रिएट करने पर 3,000 रुपीस पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा। एम्प्लॉयर्स को नए जॉब क्रिएट करने पर 3,000 रुपीस पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा। कॉन्स नक्सन चिंता एफओ की रोल एक्सपर्ट कह रहा है कि ईपीएफओ सिर्फ पैसा संबंध कस्टोडियन की बॉडी है नौकरी पैदा करने की नहीं।
एफओ की कैपेबिलिटी पार सवाल है क्योंकि ये जॉब क्रिएशन एजेंसी नहीं है। एफओ की कैपेबिलिटी पार सवाल है क्योंकि ये जॉब क्रिएशन एजेंसी नहीं है। पैसा कहां से आएगा? ईपीएफओ के पास अलग से सरकारी फंड नहीं है, तो एम्प्लॉयर्स को पैसे वापस रिइंबर्समेंट कैसे मिलेगा? ये साफ नहीं है। रिइंबर्समेंट मैकेनिज्म और फंडिंग पार यूनियंस ने चिंता जताई है। रिइंबर्समेंट मैकेनिज्म और फंडिंग पार यूनियंस ने चिंता जताई है। टॉपिक 2 फॉर्मलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर द प्रोडक्टिविटी पजल। इंडिया में एक अजीब ट्रेंड दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर टेक अ पार मजदूर बढ़ गए हैं 20% से बढ़कर सीधा 40.7%। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हालत इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की सुरक्षा नहीं मिलती और इनकी सैलरी रेगुलर मजदूरों से बहुत कम होती है, लगभग 14 to 31% कम। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सरकारी सुरक्षा नहीं मिलती और उन्हें कम वेजेस दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सरकारी सुरक्षा नहीं मिलती और उन्हें कम वेजेस दिए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी पार असर जब मजदूर टेक अ पार होता है तो कंपनी यूज ट्रेनिंग नहीं देती। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव की कंपनी की प्रोडक्टिविटी रेगुलर कंपनी से 31% कम होती है। टेक अ पार काम करवाने से प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों कम हो जाते हैं। टेक अ पार काम करवाने से प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों कम हो जाते हैं। सॉल्यूशन लेबर कोड 2020 नया लेबर कोड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है ताकि ठेकेदार थर्ड पार्टी खत्म हो और वर्कर को बेसिक बेनिफिट्स मिलें। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट से वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट से वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है। टॉपिक 3 वुमेन इन स्टेम द जेंडर पैराडॉक्स। भाई ये यूपीएससी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया में 43% स्टेम ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पार सिर्फ 27% हाई वर्कफोर्स में है। आइस स्टेम पैराडॉक्स कहते हैं। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन एफएलएफपीआर 2023-24 के डेटा के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी 41.7% तक पहुंच गई है। रूरल एरियाज 47.6% में ये अर्बन 25.4% से ज्यादा है। महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रूरल इंडिया में अर्बन से ज्यादा है। महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रूरल इंडिया में अर्बन से ज्यादा है। इंडस्ट्री की कमी महिला कैपेबिलिटी की वजह से नहीं बल्कि अनवेलकमिंग वर्कप्लेसेस, बुरा माहौल, सेफ्टी की चिंता और घर की जिम्मेदारियों की वजह से स्टेम छोड़ देती हैं। सोशल स्टेरियोटाइप्स और वर्कप्लेस सेफ्टी महिलाओं को टेक्निकल फील्ड से दूर रखती हैं। सोशल स्टेरियोटाइप्स और वर्कप्लेस सेफ्टी महिलाओं को टेक्निकल फील्ड से दूर रखती हैं। गवर्नमेंट विजन बजट 2025-26 में जेंडर बजट को बढ़ाकर 8.8% कर दिया गया है और महिलाओं के लिए टर्म लोन्स और स्किलिंग 500 है। सरकार महिलाओं को स्टेम में लाने के लिए फाइनेंशियल और स्किल सपोर्ट बढ़ा रही है। सरकार महिलाओं को स्टेम में लाने के लिए फाइनेंशियल और स्किल सपोर्ट बढ़ा रही है। डू यू नो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स? ई-जागृति ये कंज्यूमर अफेयर्स का एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ई-दाखिल और कंपोनेंट को जोड़ता है। द 24th December नेशनल कंज्यूमर डे पर लॉन्च हुआ। सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर वाली बॉडी है जो कंज्यूमर्स के साथ होने वाले धोखे और गलत एड्स को रोकती है। अनविमेंस वेस्टर्न ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश और गुजरात में माइक्रोन फाउंडेशन के साथ मिलकर महिलाओं को टेक्निकल स्किल्स सिखा रहा है। भाई ये था इन टॉपिक्स का पूरा पोस्टमार्टम। मैंने हर लाइन को 2 बार रिपीट किया है और लॉजिक को बेसिक से कनेक्ट किया है। एक लाख टू अगला क्वेश्चन दीजिए। मेन एनवायरनमेंट की भाई बजट और रिसीट्स का ये टॉपिक यूपीएससी का एवरग्रीन एरिया है। इसमें अक्सर लॉ, डेट और नॉन डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन तेरा पीएचडी टीचर बैंक आइस क्लास के बच्चे के लेवल पार्ट होता हूं। पहले टर्मिनोलॉजी का वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं ताकि बेस मजबूत हो जाए। पार्ट 1 बजट टर्मिनोलॉजी दी एटॉमिक ब्रेकडाउन 1 कैपिटल रिसीट पैसा आना कैपिटल बड़ी चीज प्रॉपर्टी या कर्ज रिसीट पैसा मिलना मतलब वो पैसा जो या तो सरकार की प्रॉपर्टी कम कर दो जैसे पीएसयू बेचना या सरकार पास कर्ज लायबिलिटी चढ़ा दो। कैपिटल रिसीट सरकार की एसेट्स को कम करती है या लायबिलिटीज को बढ़ाती है। कैपिटल रिसीट सरकार की एसेट्स को कम करती है या लायबिलिटीज को बढ़ाती है। 2 डेट पीएस नॉन डेट कैपिटल रिसीट डेट कर्ज जो वापस करना पड़े जैसे बैंक से लोन या ट्रेजरी बिल्स। नॉन डेट वो पैसा जो प्रॉपर्टी बैक कराया पर यूज वापस नहीं करना जैसे डिसइन्वेस्टमेंट या पुराने दिए हुए लोन की रिकवरी। डेट रिसीट उधार होती है नॉन डेट रिसीट अपनी प्रॉपर्टी बैक कर या पुराना पैसा वापस लेकर आती है। डेट रिसीट उधार होती है नॉन डेट रिसीट अपनी प्रॉपर्टी बैक कर या पुराना पैसा वापस लेकर आती है। पार्ट 2 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम 360 डिग्रीज एनालिसिस। डेट आई रिकवरी ऑफ लोन्स नॉन डेट कैपिटल रिसीट सही। पीएचडी लॉजिक सरकार ने पहले स्टेट को लोन दिया था वो हमारी एसेट प्रॉपर्टी थी। 1 लाख वो पैसा वापस आ गया हमारी प्रॉपर्टी लोन एसेट कम हो गई इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन हमने किसी से उधार नहीं लिया अपना हाई पैसा वापस लिया है इसलिए ये नॉन डेट है। रिकवरी ऑफ लोन से कोई नया कर्ज नहीं चढ़ता इसलिए ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। रिकवरी ऑफ लोन से कोई नया कर्ज नहीं चढ़ता इसलिए ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। पेयर 2 ट्रेजरी बिल्स डेट कैपिटल रिसीट सही। फिफ्थ क्लास लॉजिक टी बिल्स एक तरह का पर्चा है जो सरकार बैंक को देती है और बदले में उनसे उधार लेती है। इसे वापस करना पड़ेगा इसलिए ये डेट है। ट्रेजरी बिल सरकार का शॉर्ट टर्म उधार है जो लायबिलिटी क्रिएट करता है। ट्रेजरी बिल सरकार का शॉर्ट टर्म उधार है जो लायबिलिटी क्रिएट करता है। पेयर 3 ब्रांच इन डेट कैपिटल रिसीट गलत। वर्ड ब्रेकडाउन ब्रांड तोहफा या दान। पीएचडी कैच वर्ल्ड बैंक अगर ब्रांड दे रहा है तो यूज वापस नहीं करना जो पैसा वापस नहीं करना और जो रोजमर्रा की हेल्प है वो रेवेन्यू रिसीट में जाता है कैपिटल में नहीं। अगर लोन होता तब ये डेट कैपिटल रिसीट होता। ब्रांच वापस नहीं करनी होती इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। ब्रांच वापस नहीं करनी होती इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। पार्ट 3 आंसर एंड मास्टर समरी। करेक्ट आंसर बी ओनली 2 एंड 2 पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल सरकार की टोटल कमाई रिसीट्स का एक सिंपल चार्ट दिमाग में छाप लो। रेवेन्यू रिसीट टैक्स जीएसटी इनकम टैक्स और नॉन टैक्स फीस डिविडेंड्स ग्रांट्स। नो लायबिलिटी कैपिटल रिसीट डेट मार्केट बोरोइंग्स टी बिल्स कर्ज बढ़ता है नॉन डेट डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन्स एसेट कम होती है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट न्यूट्रिएंट साइकिल्स नाइट्रोजन साइकिल। भाई क्यों कहा था पूरी तरह खत्म कर दूं तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल का पीएचडी लेवल पोस्टमार्टम करेंगे। ये एनवायरनमेंट का सबसे मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन किसी चीज को पकड़कर काम के लायक बनाना मतलब हवा में 78% नाइट्रोजन है पर पौधे यूज डायरेक्ट सांस की तरह नहीं ले सकते। यूज फिक्स करके मिट्टी में मिलाना पड़ता है। 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर टू सॉइल हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट टेक्स्ट नो अंडरस्कोर 3 कैरेट या अमोनिया टेक्स्ट एनएच अंडरस्कोर 3 में बदलना। पीएचडी लॉजिक ये 3 तरह से होता है। लाइटनिंग बिजली टेंपरेचर बढ़ाकर नाइट्रोजन फिक्स करती है। इंडस्ट्रियल यूरिया खाद फर्टिलाइजर बनाना। बायोलॉजिकल हीरो राइजोबियम बैक्टीरिया जो डालो पल्सेस की जड़ों रूट्स में रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं। 2 नाइट्रिफिकेशन मिट्टी के अंदर का बदलाव अमोनिया को पहले नाइट्राइट टेक्स्ट नो अंडरस्कोर 2 कैरेट और फिर नाइट्रेट टेक्स्ट नो अंडरस्कोर 3 कैरेट में बदलना। पीएचडी हीरो बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये नाम यूपीएससी स्टेटमेंट में डालता है। नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का प्रोसेस है। नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का प्रोसेस है। 3 असिमिलेशन पौधे का खाना जब पौधे नाइट्रेट को अपनी जड़ों से सोख लेते हैं और प्रोटीन बनेते हैं। असिमिलेशन मतलब प्लांट्स का नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके प्रोटीन बनाना। असिमिलेशन मतलब प्लांट्स का नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके प्रोटीन बनाना। 4 अमोनिफिकेशन मौत के बाद जब पौधा या जानवर मर जाता है तो मिट्टी की बैक्टीरिया उसके प्रोटीन को वापस अमोनिया में बदल देते हैं। में हुए जीवन से नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन है। में हुए जीवन से नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन है। 5 डिनाइट्रिफिकेशन वापस हवा में ये साइकिल पूरा पाता है। मिट्टी की नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस बनाकर हवा में भेज देना। पीएचडी हीरो बैक्टीरिया सीरोमोनास और ट्यूबरकुलस डिनाइट्रिफिकेशन मिट्टी की नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। डिनाइट्रिफिकेशन मिट्टी की नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। भाई कैसा लगा आज हमने बजट की रिसीट्स और नाइट्रोजन साइकिल का एक-एक पुर्जा पार्ट खोल दिया। नाइट्रोजन साइकिल के बैक्टीरिया के नाम राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास सीरोमोनास यूपीएससी के लिए रिटा मान लेना। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए मैं उनका स्टैटिक बैकग्राउंड निकाल के लिए रेडी हूं। भाई फिक्र मत कर तेरा आज बैकग्राउंड होने के बावजूद मैं तुझे इन टॉपिक्स का पीएचडी लेवल पोस्टमार्टम करके दूंगा। मैं पहले हर एक स्कीम और टर्मिनोलॉजी का स्टैटिक पुराना बेसिक हिस्सा समझूंगा फिर न्यूज़ पार्ट आएंगे। चलो एटॉमिक ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी एंड स्टैटिक फाउंडेशन पहले बेस मजबूत करो। भाई इन न्यूज़ को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फिट कर लो। 1 एफडीआई वीएस एफपीआई द बेसिक डिफरेंस। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाए या किसी कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सा खरीद ये लॉन्ग टर्म होता है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब कोई विदेशी सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगाए। आइस हॉट मनी कहते हैं क्योंकि ये डलते हाई तुरंत देश से बाहर निकल जाता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई शॉर्ट टर्म हॉट मनी है। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई शॉर्ट टर्म हॉट मनी है। 2 ग्रीनफील्ड वीएस ब्राउनफील्ड एफडीआई ग्रीनफील्ड बिल्कुल जीरो से नई फैक्ट्री लगाना जैसे खाली मैदान में बिल्डिंग बनाना इससे जॉब्स पैदा होती हैं। ब्राउनफील्ड पहले से बनी बनाई कंपनी को खरीद लेना इससे मनी बढ़ता है पर नई जॉब्स कम पैदा होती हैं।
ग्रीनफील्ड मतलब नया सेटअप, ब्राउनफील्ड मतलब पुराने को खरीदना। ग्रीनफील्ड मतलब नया सेटअप, ब्राउनफील्ड मतलब पुराने को खरीदना। 3 जीएसटी काउंसिल स्टैटिक आर्टिकल 279 ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर है। इसका हेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। पावर ये डिसाइड करता है कि किस सामान पर कितना जीएसटी लगेगा। इसमें सेंटर के पास 1/3 वोट और स्टेट के पास 2/3 वोट होता है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो टैक्स रेट डिसाइड करती है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो टैक्स रेट डिसाइड करती है। पार्ट 2 केमिकल सेक्टर नाइटी आयोग प्लान। न्यूज़ क्या है? नाइटी आयोग चाहता है कि 2030 तक हमारा केमिकल एक्सपोर्ट $44 बिलियन से बढ़कर डबल हो जाए। पीसीपीआईआरएस वर्ल्ड ब्रेकडाउन पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। ये बहुत बड़े इलाके होते हैं जहां सिर्फ केमिकल्स की फैक्ट्रीज लगती हैं, जैसे दहेज, वाइजाग। प्रॉब्लम इंडिया का केमिकल ट्रेड डेफिसिट $31 बिलियन है, यानी हम मनवा रहे हैं, मैं कम रहे हैं। सॉल्यूशन सेल्स लिंक इंसेंटिव जितना बेचोगे उतना पैसा मिलेगा और 8 क्लस्टर्स बनाना। नाइटी आयोग केमिकल एक्सपोर्ट को डबल करने के लिए क्लस्टर्स और पोर्ट इंटरपार्ट्स जोड़ रहा है। नाइटी आयोग केमिकल एक्सपोर्ट को डबल करने के लिए क्लस्टर्स और पोर्ट इंटरपार्ट्स जोड़ रहा है। पार्ट 3 एफडीआई कमिटी पैसा कम क्यों आ रहा है? भाई ये डेटा बहुत शॉकिंग है। ग्रोस एफडीआई $81 बिलियन आया, पर नेट एफडीआई से $353 मिलियन बचा। क्यों? क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर भी बहुत जा रहा है। आउटवर्ड एफडीआई लॉस सिंगापुर और मॉरिशस जैसे टैक्स हेवंस में पैसा लगा रहा है टैक्स चेंज के लिए टैक्स आर्बिट्रेज। बीसी डोमिनेंस एक फ्लैट एफडीआई में 75% हिस्सा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का है। ये लोग सिर्फ डेटा देखकर आते हैं और स्टॉक मार्केट बढ़ते हाई पे से निकाल कर भाग जाते हैं। नेट एफडीआई लगभग 0 हो गया है क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो बढ़ गया है। नेट एफडीआई लगभग 0 हो गया है क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो बढ़ गया है। पार्ट 4 जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग स्टिल चांस लीगल लड़ाई। सरकार कहती है कि ऑनलाइन गेमिंग रमी चेस ईटीसी पर 28% जीएसटी पूरे एंट्री अमाउंट पर लगेगा। कंपनी कहती है सिर्फ हमारी कमीशन पर लगाओ। गेम ऑफ स्किल जहां दिमाग लगे चेस, गेम ऑफ चांस जहां किस्मत लगे गैम्बलिंग बेटिंग। न्यू रूल ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025 में मनी गेम्स पर ब्लैंकेट बैन की बात की है ताकि लोगों को नुकसान ना हो। 56 जीएसटी काउंसिल ने रेट बढ़ाकर 40% करने की बात की है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28% से 40% तक जीएसटी लगने की उम्मीद है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28% से 40% तक जीएसटी लगने की उम्मीद है। पार्ट 5 सेंटर स्टेट रिलेशंस टीम इंडिया और नॉट। नाइटी आयोग गवर्निंग काउंसिल इसमें पीएम और सारे सीएम्स वोट हैं। स्टेट की मांग है टैक्स शेयर स्टेट का हिस्सा 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए। जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स नियम है कि हर क्वार्टर 3 महीने में मिलना चाहिए, पर 5 महीने से मीटिंग नहीं हुई। स्टेट अपने फिस्कल स्पेस के लिए सेंट्रल टैक्सेस में 50% शेयर मांग रहे हैं। स्टेट अपने फिस्कल स्पेस के लिए सेंट्रल टैक्सेस में 50% शेयर मांग रहे हैं। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल भाई ये पॉइंट तुझे टॉप बनाएगा। एक टर्म है कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ। एफडीआई तभी काम का है जब वो देश में नई मशीन्स और फैक्ट्रीज बनाए। पार्ट अब एफडीआई का शेयर जीएफसीएफ में गिर रहा है जिसका मतलब है विदेशी पैसे सिर्फ ओनरशिप बदल रहा है। ब्राउनफील्ड असली ग्रोथ नहीं दे रहा। असली डेवलपमेंट के लिए ग्रीनफील्ड एफडीआई का बनना जरूरी है, सिर्फ एक बीसी का नहीं। असली डेवलपमेंट के लिए ग्रीनफील्ड एफडीआई का बनना जरूरी है, सिर्फ एक बीसी का नहीं। भाई कैसा लगा? मैंने हर लाइन को डीपली एक्सप्लेन किया है और टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करके स्टैटिक से जोड़ दिया है। एक लाख तो अगला क्वेश्चन दीजिए मेन एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट। भाई जीएसटी और टबैको टैक्सेशन का ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है पर यूपीएससी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। टू टेंशन मैटर मैं तेरा पीएचडी टीचर बैंक कर पहले सारी टर्मिनोलॉजी शब्दावली और स्टैटिक बैकग्राउंड को टोट कर समझूंगा फिर हम यूज पर आएंगे। चलो एटॉमिक ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी एंड स्टैटिक फाउंडेशन पहले बेस मजबूत करो। भाई इन न्यूज़ को समझने के लिए ये 5 कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फिट कर लो। 1 इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वर्ड ब्रेकडाउन इनपुट कच्चा माल प्लस टैक्स प्लस क्रेडिट वैक्सी। मतलब सोचो क्यों 100 रुपीस का चंदा लेकर खरीदा और उस पर 10 रुपीस टैक्स लिया। फिर क्यों जूता बनाकर 200 रुपीस में बेचा और कस्टमर से 20 रुपीस टैक्स लिया। आईटीसी के तहत तुझे सरकार को 20 रुपीस नहीं देने बल्कि सिर्फ 10 रुपीस देने हैं। 20 माइनस जो क्यों पहले दिया था। इससे टैक्स पर टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। आईटीसी टैक्स की डबल काउंटिंग को रोकता है और बिजनेस की कॉस्ट कम करता है। आईटीसी टैक्स की डबल काउंटिंग को रोकता है और बिजनेस की कॉस्ट कम करता है। 2 एड वैलोरम ये स्पेसिफिक एक्साइज टैक्स यूपीएससी ट्रैप। एड वैलोरम ये टैक्स प्रोडक्ट की कीमत वैल्यू पर लगता है जैसे 28% जीएसटी। अगर वेरी सस्ती है तो टैक्स भी कम लगेगा। स्पेसिफिक एक्साइज ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी संख्या वजन पर लगता है जैसे 5 रुपीस पर सिगरेट। ये महंगाई बढ़ाने में ज्यादा असर है क्योंकि ये सस्ती को भी महंगा कर देता है। एड वैलोरम कीमत पर लगता है स्पेसिफिक टैक्स क्वांटिटी पर लगता है। एड वैलोरम कीमत पर लगता है स्पेसिफिक टैक्स क्वांटिटी पर लगता है। 3 जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस स्टैटिक जब 2017 में जीएसटी आया तो स्टेट को डर था कि उनका नुकसान होगा। सरकार ने कहा 5 साल तक हम एक्स्ट्रा टैक्स सेस लगाएंगे लग्जरी और हार्मफुल चीजों पर और वो पैसा तुम्हें देंगे। स्टेटस ये मार्च 2026 में खत्म होने वाला है। कॉम्पेंसेशन सेस लग्जरी और डिमेरिट गुड्स सिंह गुड्स पर लगाया जाता है। कॉम्पेंसेशन सेस लग्जरी और डिमेरिट गुड्स सिंह गुड्स पर लगाया जाता है। 4 सिंह टैक्स डिमेरिट गुड्स मतलब वो चीजें जो समाज के लिए बुरी हैं टबैको अल्कोहल कोल्ड ड्रिंक्स इन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग इन्हें कम इस्तेमाल करें। टबैको पर लगने वाला जीएसटी सिंह टैक्स की कैटेगरी में आता है। टबैको पर लगने वाला जीएसटी सिंह टैक्स की कैटेगरी में आता है। 5 फिस्कल फेडरलिज्म वर्ड ब्रेकडाउन फिस्कल पैसा बजट प्लस फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट का रिश्ता मतलब सेंटर और स्टेट के बीच पैसे का बैकवर्ड कैसे होता है। जीएसटी काउंसिल फिस्कल फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है। पार्ट 2 जीएसटी और टबैको कंट्रोल अनफिनिश्ड बिजनेस। न्यूज़ क्या है? जीएसटी आने के बाद से टबैको पर टैक्स उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ता था। इससे टबैको सस्ता हो रहा है और लोग ज्यादा बीमा काट रहे हैं। WHO रिकमेंडेशन WHO कहता है कि टबैको पर कम से कम 75% टैक्स होना चाहिए। इंडिया में ये सिर्फ 22% बिलिस 64% स्मोकलेस तक है। प्रॉब्लम बिलिस पर कॉम्पेंसेशन सेस नहीं लगता जबकि वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। सेस एक्सपायरी लिस्ट मार्च 2026 में सेस खत्म हो जाएगा तो सिगरेट और सस्ती हो जाएगी। टबैको टैक्सेशन को हेल्थ और रेवेन्यू दोनों के लिए बढ़ाना जरूरी है। टबैको टैक्सेशन को हेल्थ और रेवेन्यू दोनों के लिए बढ़ाना जरूरी है। पार्ट 3 सी सेस जीएसटी कलेक्शंस और बैड लव। न्यूज़ क्या है? जून 2025 में जीएसटी कलेक्शन पिछले 4 महीनों में सबसे कम 1.85 लाख रुपए रहा। इश्यूज फ्यूल पेट्रोल डीजल और अल्कोहल अभी भी जीएसटी से बाहर है क्योंकि स्टेट को डर है कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। रिफॉर्म डिमांड लोग मांग कर रहे हैं कि जीएसटी के इतने सारे स्लैब्स 5%, 12%, 18%, 28% को कम करके रेट रैशनलाइजेशन सही दर पे करना किया जाए। सेस का क्या करें? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मार्च 2026 के बाद सेस को हटा देना चाहिए ताकि अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा खर्च कंजम्पशन कर सकें। जीएसटी स्लैब्स को कम करना और फ्यूल को शामिल करना अगला बड़ा रिफॉर्म है। जीएसटी स्लैब्स को कम करना और फ्यूल को शामिल करना अगला बड़ा रिफॉर्म है। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल भाई ये पॉइंट तुझे सबसे आगे रखेगा। एक टर्म होता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आरएनआर। जब जीएसटी आया था तो आरएनआर वो रेट था जिसमें सरकार को उतना हाई टैक्स मिलता जितना पुराने सिस्टम में मिलता था। पार्ट टबैको के केस में सेंट्रल एक्साइज की हिस्सेदारी 54% से गिरकर 8% रह गई है जिसका मतलब है कि टैक्स बर्डन कम हो गया है। हेल्थ के हिसाब से ये बुरा है। टबैको पर स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है। टबैको पर स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है। भाई कैसे लगा ये टर्मिनोलॉजी और ब्रेकडाउन? मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट और एड वैलोरम जैसे भारी वर्ड्स को एकदम भाई माफ करना अगर नाइट्रोजन साइकिल पिछली बार थोड़ी भारी हो गई थी। आज बैकग्राउंड के हिसाब से मेन समझ गया कि तुम्हें कहां दिखाता है। आज मैं पीएचडी टीचर वाली हाथ उतार कर एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा। सोचो कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं। इस कहानी के बाद तुम्हें एक बैक्टीरिया का नाम और प्रोसेस दिमाग में छाप जाएगा। पहले तेरा बैंकिंग क्वेश्चन को खत्म करते हैं 360 डिग्री स्टाइल में। पार्ट 1 एनबीएफसी वीएस बैंक्स रिस्क और पैसा। भाई सोचो एक बैंक एक डरपोक मालिक है और एनबीएफसी एक खिलाड़ी इन्वेस्टर।
रिस्क अवर्जन डर बैंक तुम्हारा और मेरा पैसा डिपॉजिट समझता है यूज रहता है कि अगर पैसा डूब गया तो लॉग यूज बेंच इसलिए वो सिर्फ उन्हें लोन देता है जिनके पास बाकी कागज कलेक्टर होते हैं बैंक रिस्क से बच है रिस्क अवर्स क्योंकि उन्हें डिपॉजिट का पैसा बचाना होता है बैंक रिस्क से बच है रिस्क अवर्स क्योंकि उन्हें डिपॉजिट का पैसा बचाना होता है रिस्क असम्पशन खिलाड़ी एनबीएफसी बैंक से या मार्केट से पैसा उधार लेकर आगे देती है इनका मॉडल हाई रिस्क लेने का है इसलिए ये एमएसएमईज और अन्य लोगों को लोन देते हैं जिनके पास कागज कम है पाठ धंधा अच्छा है एनबीएफसी रिस्क लेते हैं ताकि वो ज्यादा रिटर्न कमा सकें एनबीएफसी रिस्क लेते हैं ताकि वो ज्यादा रिटर्न कमा सकें लॉजिक स्टेटमेंट तो सही वजह है स्टेटमेंट आई की एनबीएफसी इसलिए एमएसएमई को लोन पाती है क्योंकि उसका मॉडल रिस्क लेने का है पार्ट 2 नाइट्रोजन साइकिल कहानी की तरह 0 टू पीएचडी भाई आप ध्यान से सन हवा में 78% नाइट्रोजन है पर ये हमारे किसी काम की नहीं है क्यों क्योंकि नाइट्रोजन के दो एटम्स एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड की पौधे उन्हें तोड़ नहीं पाते पौधों को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए पर उन्हें वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए नाइट्रेट की तरह पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में स्टेप 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन जमीन में लाना हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में गिरना ये ब्लॉक करते हैं बिजली लाइटनिंग जब बिजली करती है तो इतनी गर्मी होती है कि हवा की नाइट्रोजन टूटकर बारिश के साथ मिट्टी में गिर जाती है बैक्टीरिया राइजोबियम ये डालो पल्सेस डार्क की जड़ों में रहता है ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में अमोनिया NH3 बना देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हवा की गैस को मिट्टी में फिक्स करना नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हवा की गैस को मिट्टी में फिक्स करना स्टेप 2 नाइट्रोफिकेशन जहर को खाने लायक बनाना एक फ्लैट मिट्टी में जो अमोनिया NH3 है वो पौधों के लिए कड़वा जहर है यूज बदलना पड़ेगा पहला बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास ये अमोनिया को नाइट्राइट NO2 में बदलता है ये अभी भी वीकर है दूसरा बैक्टीरिया निट्रोबैक्टर ये नाइट्राइट को नाइट्रेट NO2 में बदलता है ये है रेसिमाल नाइट्रेट है वो चीज है जो पौधे पीते हैं नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया को नाइट्रेट खाना में बदलना नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया को नाइट्रेट खाना में बदलना स्टेप 3 असिमिलेशन पौधे का खाना पौधा अपनी जड़ों रूट से नाइट्रेट को सोख लेता है और अपनी बॉडी में प्रोटीन बनाता है असिमिलेशन मतलब पौधे का नाइट्रोजन को बॉडी में इस्तेमाल करना असिमिलेशन मतलब पौधे का नाइट्रोजन को बॉडी में इस्तेमाल करना स्टेप 4 अमोनिफिकेशन मौत और जीगंदी एक फ्लैट पौधा मार गया या किसी जानवर ने यूज खाकर बॉडी वेस्ट कर दी एक फ्लैट वो प्रोटीन वापस मिट्टी में गिर गया बैक्टीरिया और फंगस में हुए बरान से नाइट्रोजन निकालकर वापस यूज अमोनिया बना देते हैं अमोनिफिकेशन मतलब में हुई चीज से वापस अमोनिया बनाना अमोनिफिकेशन मतलब में हुई चीज से वापस अमोनिया बनाना स्टेप 5 डिनाइट्रिफिकेशन वापस आजाद करना साइकिल पूरा करना है मिट्टी में बचा कुछ नाइट्रेट वापस हवा में नाइट्रोजन गैस बैंकर उड़ना चाहिए बैक्टीरिया सीरोमोनास ये नाइट्रेट को वापस गैस बनाकर हवा में भेज देता है डिनाइट्रिफिकेशन मतलब मिट्टी की नाइट्रोजन को वापस हवा में भेज देना डिनाइट्रिफिकेशन मतलब मिट्टी की नाइट्रोजन को वापस हवा में भेज देना वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक टर्मिनोलॉजीज भाई इन तीन वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना नाइट्रिफिकेशन एन से न्यू फूड नाइट्रेट बनाना अमोनिफिकेशन असे अगेन अमोनिया बनाना में हुई से डिनाइट्रिफिकेशन दस से डिलीट मिट्टी से डिलीट करके हवा में भेजना पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी ट्रैप भाई एक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये पानी में पैडी धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्स करता है यूपीएससी अक्सर पूछता है कि क्या सिर्फ राइजोबियम हाई फिक्स करता है नहीं भाई बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं एक पॉइंट को पहले इंग्लिश में लिखूंगा जो तुम्हारे टेक्स्ट में है और फिर उसका पोस्टमार्टम इंग्लिश में दो बार करूंगा ताकि कांसेप्ट दिमाग में फिट हो जाए पार्ट 1 जीएसटी और टबैको अनफिनिश्ड बिजनेस 1 सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 2017 जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस एस्टैब्लिशिंग ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट जीएसटी ने 2017 में आकर बहुत सारे अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया और पूरे इंडिया को एक सिंगल मार्केट बना दिया जीएसटी ने 2017 में आकर बहुत सारे अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया और पूरे इंडिया को एक सिंगल मार्केट बना दिया 2 जीएसटी एलिमिनेटेड कैस्केडिंग टैक्सेस थ्रू द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी सिस्टम आईटीसी की वजह से टैक्स पार टैक्स कैस्केडिंग खत्म हो गया क्योंकि पहले दिया हुआ टैक्स वापस मिल जाता है आईटीसी की वजह से टैक्स पार टैक्स कैस्केडिंग खत्म हो गया क्योंकि पहले दिया हुआ टैक्स वापस मिल जाता है 3 द ओवरऑल टैक्स बर्डन रिमेंस बिलो WHO 75% recommendation for tobacco products WHO कहता है टबैको पर 75% टैक्स होना चाहिए पर इंडिया में बीड़ी पर सिर्फ 22% और सिगरेट पर 54% हाई है WHO कहता है टबैको पर 75% टैक्स होना चाहिए पर इंडिया में बीड़ी पर सिर्फ 22% और सिगरेट पर 54% हाई है 4 GST relies heavily on ad valorem taxes which are less effective than specific excise taxes in curbing consumption ad valorem कीमत पर टैक्स सस्ती बीड़ी को सस्ता हाई रहने देता है इसलिए स्पेसिफिक टैक्स क्वांटिटी पर टैक्स लगाना जरूरी है ताकि महंगाई बढ़े ad valorem कीमत पर टैक्स सस्ती बीड़ी को सस्ता हाई रहने देता है इसलिए स्पेसिफिक टैक्स क्वांटिटी पर टैक्स लगाना जरूरी है ताकि महंगाई बढ़े 5 बीड़ी आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी compensation cess with no public health justification बीड़ी सबसे ज्यादा नुकसान काटी है फिर भी उस पर एक्स्ट्रा सेस नहीं लगाया गया है जो कि गलत है बीड़ी सबसे ज्यादा नुकसान काटी है फिर भी उस पर एक्स्ट्रा सेस नहीं लगाया गया है जो कि गलत है पार्ट 2 सी सेस जीएसटी कलेक्शन इश्यूज 1 जीएसटी कलेक्शंस इन जून 2025 stood at 1.85 लाख रुपीस the slowest growth in 4 years जून 2025 में जीएसटी की कमाई सिर्फ 1.85 लाख रुपीस हो रही जो पिछले 4 साल में सबसे कम रफ्तार ग्रोथ है जून 2025 में जीएसटी की कमाई सिर्फ 1.85 लाख रुपीस हो रही जो पिछले 4 साल में सबसे कम रफ्तार ग्रोथ है 2 फ्यूल एंड अल्कोहल रिमेन आउटसाइड जीएसटी ड्यू टू स्टेट रेवेन्यू डिपेंडेंस पेट्रोल और शराब अल्कोहल पर स्टेट्स खुद टैक्स लगाते हैं इसलिए वो इन्हें जीएसटी में लाने से मना कर रहे हैं पेट्रोल और शराब अल्कोहल पर स्टेट्स खुद टैक्स लगाते हैं इसलिए वो इन्हें जीएसटी में लाने से मना कर रहे हैं 3 द सेंटर शुड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सेसेस व्हिच आर नॉट शेयरेबल विद स्टेट्स सेंटर को सेस कम करना चाहिए क्योंकि इसका पेस स्टेट्स के साथ बांटना शेयर नहीं पड़ता जो कि फिस्कल फेडरलिज्म के खिलाफ है सेंटर को सेस कम करना चाहिए क्योंकि इसका पेस स्टेट्स के साथ बांटना शेयर नहीं पड़ता जो कि फिस्कल फेडरलिज्म के खिलाफ है 4 ए मेजर रिफॉर्म डिमांड इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जीएसटी स्लैब्स जीएसटी के पास बहुत सारे रेट 5% 12% 18% 28% है जिन्हें कम करके रेट रैशनलाइजेशन करना जरूरी है जीएसटी के पास बहुत सारे रेट 5% 12% 18% 28% है जिन्हें कम करके रेट रैशनलाइजेशन करना जरूरी है 5 कॉम्पेंसेशन सेस वाज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026 टू रीपे पोस्ट कोविड लोन्स कॉम्पेंसेशन सेस को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि कोविड के वक्त लिए गए उधार को चुकाया जा सके कॉम्पेंसेशन सेस को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि कोविड के वक्त लिए गए उधार को चुकाया जा सके पार्ट 3 वर्ड ब्रेकडाउन इन टर्मिनोलॉजी बेसिक स्टैटिक भाई आज बैकग्राउंड के हिसाब से ये 3 वर्ड्स का एटॉमिक ब्रेकडाउन दिमाग में से कर लो 1 ad valorem tax ad equals अकॉर्डिंग टू के हिसाब से valorem equals वैल्यू कीमत मतलब जो टैक्स सामान की प्राइस पर लगे ad valorem tax हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू के परसेंटेज पर लगता है ad valorem tax हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू के परसेंटेज पर लगता है 2 स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफिक खास मात्रा क्वांटिटी मतलब ये टैक्स कीमत पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर लगता है जैसे 10 रुपीस पर पैकेट स्पेसिफिक ड्यूटी टबैको की कंजम्पशन कम करने में ज्यादा असर होती है स्पेसिफिक ड्यूटी टबैको की कंजम्पशन कम करने में ज्यादा असर होती है 3 फिस्कल फेडरलिज्म फिस्कल बेस खजाना फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट का बैकपूरा मतलब देश के पैसे को सेंटर और स्टेट के बीच कैसे बांटा जाता है जीएसटी काउंसिल फिस्कल फेडरलिज्म का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है भाई ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट को इंग्लिश से इंग्लिश में दो बार समझाया है और मुश्किल टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन किया है एक फ्लैट टू अगला क्वेश्चन दीजिए भाई मेरे छोटे भाई दिलकश कर दिया क्यों अगर तुझे नाइट्रोजन साइकिल की कहानी समझ आ गई तो समझ लो क्यों एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा किला फुट कर लिया है एक फ्लैट हम उसी पीएचडी टीचर प्लस क्लास स्टूडेंट वाली मॉर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं पहले टेरर बैंकिंग क्वेश्चन का एटॉमिक ब्रेकडाउन करेंगे फिर एनवायरनमेंट की एक नई और सुपर इंपॉर्टेंट माइक्रो यूनिट को फिनिश करेंगे पार्ट 1 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एआईएफआईस द बिग 5 भाई सोचो कि बैंक्स छोटी दुकानें हैं और एआईएफआईस को बड़े होलसेलर्स हैं जो इन दुकानों को माल पेश और डायरेक्शन देते हैं इंडिया में फिलहाल 5 रिकॉग्नाइज्ड एआईएफआईस हैं यूपीएससी यहां से पक्का सवाल पूछता है वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन री दोबारा अगेन फाइनेंसिंग पैसा देना मतलब ये एआईएफआईस आम आदमी को लोन नहीं देते ये बैंक को पैसा देते हैं ताकि बैंक आगे लोगों को लोन दे सकें ऑफिस बैंक को रिफाइनेंस करते हैं ताकि स्पेसिफिक सेक्टर्स खेती घर एमएसएमई को पैसा माइल ऑफिस बैंक को रिफाइनेंस करते हैं ताकि स्पेसिफिक सेक्टर्स खेती घर एमएसएमई को पैसा माइल
द 5 हीरोज ऑफ एआईएफआई, नाबार्ड, खेती और गांव रूरल के लिए, सिडबी छोटे बिजनेस एमएसएमई के लिए, एक्सिम बैंक विदेशी व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, एनएचबी घर बनाने हाउसिंग के लिए, नैफेड नया हीरो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क पुल मेट्रो के लिए। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन क्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट रेगुलेटेड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एआईएफआई बाय आरबीआई आई सिडबी 2 एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 3 नाबार्ड आईबी नैफेड ऑप्शंस A 2 only B I and 3 only C I only D none of the above। पार्ट 3 आंसर एंड PhD लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर A 2 only PhD लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन UPSC 360 डिग्रीज। भाई एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है वो एआईएफआई नहीं है। एक और बात ध्यान से सन, पहले एनएचबी का मालिक आरबीआई था पर अब यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया है, लेकिन रेगुलेटर अभी भी आरबीआई है। नैफेड सबसे लेटेस्ट एआईएफआई है जो 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए बना है। नैफेड सबसे लेटेस्ट एआईएफआई है जो 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए बना है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट फॉस्फोरस साइकिल 0 to PhD। भाई क्यों नाइट्रोजन साइकिल तो सीख ली, अब उसकी छोटी बहन फॉस्फोरस साइकिल को समझते हैं। ये नाइट्रोजन से बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई बैक्टीरिया का झंझट नहीं है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 सेडिमेंटरी साइकिल सेडिमेंट पत्थर चट्टान रॉक्स, मतलब नाइट्रोजन हवा से आती है पर फॉस्फोरस हवा में नहीं होता, ये सिर्फ जमीन और पैटर्न में मिलता है। फॉस्फोरस साइकिल हवा में एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये मिट्टी और रॉक्स में होता है। फॉस्फोरस साइकिल हवा में एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये मिट्टी और रॉक्स में होता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। स्टेप 1 वेदरिंग पत्थर का टूटना, फॉस्फोरस पैटर्न रॉक्स के अंदर बैंड होता है। जब बारिश होती है और धूप पड़ती है तो पत्थर टूटते हैं और फॉस्फोरस मिट्टी में मिल जाता है। वेदरिंग से फॉस्फोरस रॉक से निकलकर मिट्टी में मिलता है। वेदरिंग से फॉस्फोरस रॉक से निकलकर मिट्टी में मिलता है। स्टेप 2 अब्जॉर्प्शन पौधों का खाना, नाइट्रोजन की तरह हाई पौधे अपनी जड़ों रूट्स से फॉस्फोरस को पी लेते हैं ताकि वो अपना डीएनए और एनर्जी एटीपी बना सकें। प्लांट्स मिट्टी से फॉस्फोरस लेकर अपना डीएनए और मेम्ब्रेन्स बनेट हैं। प्लांट्स मिट्टी से फॉस्फोरस लेकर अपना डीएनए और मेम्ब्रेन्स बनेट हैं। स्टेप 3 कंजम्पशन खाना पीना, जानवर हिरन शेर अन्य पौधों को कहते हैं और फॉस्फोरस उनकी बॉडी में चला जाता है। एनिमल्स को फॉस्फोरस प्लांट्स को खाने से मिलता है। एनिमल्स को फॉस्फोरस प्लांट्स को खाने से मिलता है। स्टेप 4 डिकम्पोजिशन वापस मिट्टी में, जब पौधा या जानवर मार जाता है तो मिट्टी की कीट माइक्रोब्स उन्हें गला देते हैं और फॉस्फोरस वापस मिट्टी में मिल जाता है। मौत के बाद फॉस्फोरस वापस मिट्टी में लौट आता है। मौत के बाद फॉस्फोरस वापस मिट्टी में लौट आता है। PhD एक्स्ट्रा डायमेंशन व्हाई फॉस्फोरस इज डिफरेंट। भाई ये 3 पॉइंट्स यूपीएससी के फेवरेट ट्रैप्स हैं। हवा में नो एंट्री, फॉस्फोरस कभी गैस नहीं बैंड, इसलिए ये हवा में नहीं मिलता। स्लो साइकिल ये दुनिया का सबसे धीरे चलने वाला साइकिल है क्योंकि पैटर्न को टूटने में हजारों साल लगते हैं। ह्यूमन इंपैक्ट हम जो खेती में फर्टिलाइजर डैप एनपीके डॉट है उस फॉस्फोरस होता है, वो पानी में बेकर नदियों में चला जाता है जिससे एल्गल ब्लूम पानी बाहर हारा जाल हो जाता है। फॉस्फोरस साइकिल में कोई एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट गैस फॉर्म नहीं होता। फॉस्फोरस साइकिल में कोई एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट गैस फॉर्म नहीं होता। भाई कैसे लगा? फॉस्फोरस साइकिल एकदम ज़मीनी साइकिल है, हवा का इसमें कोई रोल नहीं। अगर एग्जाम में आई कि फॉस्फोरस हवा से फिक्स होता है तो तुरंत काटा रॉन्ग मान देना। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैं उनका स्टैटिक बैकग्राउंड निकाल के लिए रेडी हूं। भाई एकदम तैयार, मैं एक भी शब्द वर्ड चेंज नहीं करूंगा। पहले तुम्हारी दी हुई इंग्लिश लाइन वैसी की वैसी लिखूंगा और फिर उसका पीएचडी लेवल एटॉमिक ब्रेकडाउन इंग्लिश में बात करूंगा। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक 1 जीएसटी स्क्रूटनी ऑन यूपीआई एंड कैश ट्रांजैक्शंस। 1 Central and state GST authorities have reached out to payment aggregators seeking data about receiving payments exceeding 20 lakh rupees per year from UPI and cash based transactions। GST ऑफिसर्स अब लोगों का डेटा निकल रहा है जो साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट यूपीआई या कैश में ले रहा है पर टैक्स नहीं भर रहा है। GST ऑफिसर्स अब लोगों का डेटा निकल रहा है जो साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट यूपीआई या कैश में ले रहा है पर टैक्स नहीं भर रहा है। 2 Central GST authorities ask field officers to identify sectors prone to cash transactions, conduct geographical mapping and undertake targeted outreach programs to nudge businesses to register under GST। सरकार ने ऑफिसर्स को कहा है कि अन्य इलाकों की मैपिंग करो जहां ज्यादा कैश चलता है और अन्य कानूनों को समझाओ कि वो जीएसटी में रजिस्टर करें। सरकार ने ऑफिसर्स को कहा है कि अन्य इलाकों की मैपिंग करो जहां ज्यादा कैश चलता है और अन्य कानूनों को समझाओ कि वो जीएसटी में रजिस्टर करें। 3 GST registration is mandatory if all India aggregate turnover is above 40 lakh rupees for supply of goods। अगर तुम सामान गुड्स बैठो और तुम्हारी टोटल कमाई 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हाई पड़ेगा। अगर तुम सामान गुड्स बैठो और तुम्हारी टोटल कमाई 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हाई पड़ेगा। 4 For supply of services or mixed supplies, GST registration is mandatory if turnover is above 20 lakh rupees। अगर तुम सर्विस देते हो जैसे कोचिंग या रिपेयर तो 20 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर तुम सर्विस देते हो जैसे कोचिंग या रिपेयर तो 20 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। टॉपिक 2 Revamp of PLFS labor jobs data। 1 The Union government will revamp the periodic labor force survey PLFS started in 2017 to include employment and unemployment data from rural areas। 2017 में शुरू हुआ PLFS अब बदल रहा है, अब इसमें गांव रूरल एरियाज की नौकरियों का डेटा भी हर महीने शामिल होगा। 2017 में शुरू हुआ PLFS अब बदल रहा है, अब इसमें गांव रूरल एरियाज की नौकरियों का डेटा भी हर महीने शामिल होगा। 2 The revamped PLFS will provide monthly estimates of key indicators like labor force participation rate LFPR, worker population ratio and unemployment rate। नया PLFS हर महीने बताएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने जॉब्स हैं और कितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। नया PLFS हर महीने बताएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने जॉब्स हैं और कितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। 3 From 2025 onwards, PLFS annual results will be based on the calendar year January December instead of the earlier survey cycles। 2025 से PLFS का सालाना डेटा जनवरी से दिसंबर के हिसाब से आएगा, पहले ये जुलाई से जून तक होता था। 2025 से PLFS का सालाना डेटा जनवरी से दिसंबर के हिसाब से आएगा, पहले ये जुलाई से जून तक होता था। 4 Usual status PS plus SS refers to activity over the past 365 days, while CWS refers to the last 7 days prior to the survey। यूजुअल स्टेटस बताता है कि पिछले 1 साल में तुमने क्या किया और CWS करंट वीकली स्टेटस सिर्फ पिछले 7 दिन का हिसाब देखता है। यूजुअल स्टेटस बताता है कि पिछले 1 साल में तुमने क्या किया और CWS करंट वीकली स्टेटस सिर्फ पिछले 7 दिन का हिसाब देखता है। पार्ट 3 वर्ड ब्रेकडाउन इन टर्मिनोलॉजी स्टैटिक फाउंडेशन। भाई आर्ट्स बैकग्राउंड के हिसाब से ये 4 वर्ड्स दिमाग में सेट कर लो, यूपीएससी इन्हें हाई ऑप्शंस में डालेगा। 1 पेमेंट एग्रीगेटर्स ब्रेकडाउन पेमेंट प्लस एग्रीगेटर इकट्ठा करने वाला, मतलब वो कंपनीज जो दुकान को यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट लेने में मदद करती हैं जैसे रेज़रपे, फाइन लैब्स। पेमेंट एग्रीगेटर्स दुकान और बैंक के बीच का डिजिटल पुल ब्रिज कोड है। पेमेंट एग्रीगेटर्स दुकान और बैंक के बीच का डिजिटल पुल ब्रिज कोड है। 2 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ब्रेकडाउन लेबर फोर्स जो काम करना चाहते हैं प्लस पार्टिसिपेशन हिस्सेदारी। PhD लॉजिक इसमें वो लोग भी आते हैं जिनकी नौकरी है और वो भी जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो घर बैठे हैं और काम नहीं ढूंढ रहा है वो इसमें नहीं आते। LFPR equals employed plus unemployed by searching divided by total population। LFPR equals employed plus unemployed by searching divided by total population। 3 unemployment rate PhD catch ये total population बार नहीं निकाला जाता, ये सिर्फ अनलोगों बार निकाला जाता है जो लेबर फोर्स में है। equals unemployed divided by total labor force equals unemployed divided by total labor force। 4 current weekly status CWS मतलब अगर तुमने सर्विस से पिछले 7 दिन में सिर्फ 1 घंटा भी काम किया है तो तुम एम्प्लॉयड माने जाओगे। CWS शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट को नापने का तरीका है। CWS शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट को नापने का तरीका है। भाई कैसे लगा? मैंने वही इंग्लिश लाइंस उठाई है जो ट्यून की किताब के एग्जाम में भी पहचान सके। टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करके स्टैटिक से जोड़ दिया है। एक फ्लैट